पता नहीं इस मिशन को कोई लेना चाहेगा या नहीं। वैसे तो वीर अकेला ही इस मिशन को कर सकता था, लेकिन क्योंकि स्पेशल स्क्वाड का हेड होने के नाते अब उसके पास कई सबऑर्डिनेट्स हैं, इसलिए वीर खुद से बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता था। देवाश्रम ही जाकर देखना पड़ेगा कि इस मिशन के लिए कौन रेडी होता है। वीर विक्रम द्वारा प्रोवाइडेड उस सेक्रेड ब्लड एलियन की इंफॉर्मेशन का प्रिंटआउट निकालता है और एक बार फिर से देवाश्रम में एंटर करता है। देवाश्रम पहुंचने के बाद वीर माही को अपने कैबिन में बुलाता है। जैसा कि अवनी ने जाने से पहले उससे कहा था, वीर हर इंपॉर्टेंट डिसीजंस में माही की राय लेना चाहता था। इसके अलावा माही एक लंबे समय तक इस स्क्वाड का हिस्सा रही है और इस स्पेशल स्क्वाड की डेप्यूटी हेड भी है, इसीलिए उसे ये बहुत अच्छे से पता होगा कि इस स्पेशल स्क्वाड में ऐसा कौन है जो इस मिशन को लेकर उसे पूरा कर सकता है। तो माही, तुम्हें क्या लगता है, हमारे स्क्वाड में ऐसा कोई है जो इस टास्क को खत्म कर सके? माही के कैबिन में आने के बाद वीर उससे पूछता है। कैप्टन, पहले तो आप मुझे माही की जगह मेरे पूरे नाम से बुलाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वीर से डॉक्यूमेंट्स लेते हुए माही वीर से कहती है, और उस डॉक्यूमेंट पर एक नजर डालते ही माही समझ गई थी कि ये कौन से मिशन के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मिशन हमारी एबिलिटी के परे हैं। इसे पूरा करना तो दूर, इस मिशन को लेना भी हमारे बस में नहीं है। माही ठीक तरह से डॉक्यूमेंट्स पढ़े बिना ही वीर को वापस करते हुए उससे कहती है, इतनी जल्दी? एक बार इन डॉक्यूमेंट्स को ठीक से पढ़ तो लो। मेरा मतलब कि तुमने तो इस फाइल को ठीक तरह से देखा भी नहीं है। बिना पढ़े ही तुम ये कैसे कह सकती हो कि इस मिशन को पूरा कर पाना हमारे बस में नहीं है? माही को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मना करते हुए देखकर वीर काफी ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि ये मिशन पहले भी हमारे पास आ चुका है और उसके बाद अवनी इस नतीजे पर पहुंची थी कि अगर इस मिशन के लिए हम पूरे स्क्वाड को भी साथ ले लें, फिर भी हम उस सेक्रेड ब्लड एलियन को मार नहीं पाएंगे, और इसीलिए उस समय भी अवनी ने इस मिशन को नहीं लिया था। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आपके लेफ्ट साइड पर जो कैबिनेट है उसमें एक सेक्रेड ब्लड एलियन से रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स डिटेल्ड में हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। वीर के लेफ्ट साइड की तरफ इशारा करते हुए माही बहुत ही शांति से उससे कहती है। माही की बात सुनकर वीर अपनी चेयर पर से उठता है और माही के बताए हुए कैबिनेट की तरफ चला जाता है, जहां पर उसे एक सेक्रेड ब्लड एलियन से रिलेटेड अवनी की वो रिपोर्ट मिलती है जिसके बारे में माही ने अभी अभी उसे बताया था। और जैसा माही ने कहा था, अवनी की वो रिपोर्ट काफी ज्यादा डिटेल्ड में थी, जिसकी वजह से वीर को उस सेक्रेड ब्लड एलियन से रिलेटेड कई चीजों के बारे में पता चल गया था। उस रिपोर्ट को पढ़कर वीर को ऐसा लग रहा था कि अवनी ने उस सेक्रेड ब्लड एलियन को मारने की कोशिश तो की थी, पर उसे मारने में सफल नहीं हो पाई थी और इसीलिए उसने गिव अप कर दिया था। माही, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मुझे असिस्ट करो। अवनी की मेंटेन की हुई फाइल्स को अच्छे से रिव्यू करने के बाद वीर मुस्कुराते हुए माही से कहता है, सिर्फ स्क्वाड में, और प्लीज मुझे माही कहकर मत। ठीक है, फिर अब जल्दी से जाओ और अपना बैग पैक करो, तुम मेरे साथ चल रही हो। इससे पहले कि माही अपनी बात खत्म भी कर पाती, वीर उसकी बात को बीच में ही काटते हुए उससे कहता है, पर कहां? वीर की बात सुनकर माही एक पल के लिए खामोश हो गई थी और यह भी भूल गई थी कि वीर अभी भी उसके पूरे नाम के बजाय उसे माही कहकर ही बुला रहा था, जहां पर भी वो सेक्रेड ब्लड एलियन इस समय मौजूद है। वीर सेक्रेड ब्लड एलियन से रिलेटेड उस फाइल को टेबल पर रखता हुआ माही से कहता है, विक्रम को बता दो कि हम इस टास्क को अपने हाथों में ले रहे हैं और उससे कहो कि हमें उस सेक्रेड ब्लड एलियन तक पहुंचने का रास्ता दिखाए। टेबल पर रखी फाइल पर कस के हाथ मारता हुआ वीर माही से कहता है, और उसकी टोन से यह कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इस समय वो सीरियस नहीं था। लेकिन अवनी ने कहा था, एज यूजुअल माही वीर से आर्ग्यू करने की कोशिश करती है। यह मैं तुमसे पूछ नहीं रहा माही, बल्कि तुम्हें बता रहा हूं। मैं इस स्पेशल स्क्वाड का हेड हूं और तुम डेप्यूटी हेड, इसलिए इस स्पेशल स्क्वाड का हेड होने के नाते मैंने ये डिसाइड किया है कि हम इस मिशन को पूरा करेंगे। तुम्हें और कोई सवाल करना है? वीर बहुत ही स्ट्रिक्ट टोन में माही से कहता है, जिसके बाद माही के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता है। नहीं, बस ये शब्द कहकर माही वीर को सल्यूट करती है और फिर आगे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करती है। गुड, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। अब प्लीज जाकर विक्रम से कहो कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। वीर मुस्कुराते हुए माही से कहता है और माही बिना किसी आर्ग्यूमेंट के बस चुपचाप सर हिलाते हुए वीर का ऑर्डर पूरा करने के लिए चली जाती है। लेकिन मन ही मन में माही को अभी भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि वीर वाकई में इस टास्क को खत्म कर सकता है। आफ्टर ऑल, अवनी ने खुद उसे बताया था कि इस टास्क को पूरा कर पाना इम्पॉसिबल है।
टाइटन ग्रह पर मौजूद लोगों की लिस्ट में टॉप के लोगों में आने के तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि अवनी बिना किसी शक के वीर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। और ऐसे में एक स्ट्रांग इंसान होने के नाते अगर अवनी ने उस मिशन को इम्पॉसिबल बताया था तो वीर के लिए उसे पूरा करना तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। पर फिर भी माही को समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ जानते हुए भी वीर क्यों इस मिशन को लेना चाहता है। पर एक सोल्जर होने के नाते माही को तो इस ऑर्डर को मानना ही था और इसीलिए न चाहते हुए भी माही विक्रम तक वीर का मैसेज पहुंचाती है और उसे स्पेशल स्क्वाड के ऑफिस आने के लिए कहती है। इधर माही का मैसेज मिलते ही विक्रम तुरंत ही स्पेशल स्क्वाड के ऑफिस के लिए निकल पड़ता है और कुछ ही देर में वो स्पेशल स्क्वाड के ऑफिस में वीर के सामने खड़ा होता है। लेकिन वीर से मिलने के लिए विक्रम अकेला नहीं आया था, उसके साथ देव भी आया था, वही लड़का जिसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी वीर को उसके सबसे पहले जॉब में सौंपी गई थी। क्योंकि देव उसी समय वीर का बहुत बड़ा फैन बन गया था, इसीलिए जाहिर था कि वीर को देखकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वीर, मैं जानता था कि तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे और अब देखो, अब तुम स्पेशल स्क्वाड के हेड हो। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम तुमसे ऐसे मिलेंगे। फ्यूचर में तुम्हें मेरा और विक्रम का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि तुमसे हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। वीर को देखकर देव बहुत ही एक्साइटेड होकर उससे कहता है, कैप्टन, हम किसी आम एलियन का शिकार नहीं बल्कि एक सेक्रेड ब्लड एलियन का शिकार करने के लिए जा रहे हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक है। उस पर से यह मिशन पहले से ही बहुत ज्यादा रिस्की है। मुझे नहीं लगता कि इस मिशन के लिए हमें अपने साथ किसी ऐसे इंसान को लेकर जाना चाहिए जिसका इस मिशन से कोई रिलेशन नहीं है। जब माही ने यह सुना कि देव भी उनके साथ इस मिशन के लिए आ रहा है तब वो तुरंत ही इस बात के लिए ऑब्जेक्ट करती है। वैसे भी अगर देव साथ आने के लिए नहीं भी कहता तब भी उसका इस समय विक्रम के साथ यहां पर आना ही इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि वो भी उन लोगों के साथ इस मिशन के लिए चल रहा है। वीर, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं वाकई में ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं कि तुम शिकार किस तरह से करते हो। मतलब मैंने पहले भी तुम्हें शिकार करते हुए देखा है, पर तब से लेकर अब तक तुम्हारे अंदर काफी चेंजेस आ गए होंगे। प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ इस मिशन के लिए ले चलो, प्लीज 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 प्लीज। क्योंकि मिशन के डिस्क्रिप्शन में देव के साथ आने की बात एक कंपलसरी कंडीशन के तौर पर नहीं लिखी गई थी, इसलिए देव के पास वीर से खुद को अपने साथ ले चलने की इतनी रिक्वेस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मैं तो सिर्फ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूं। वो सीक्रेट ब्लड एलियन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ऐसे में इस मिशन से रिलेटेड लोगों का ही जाना सही होगा। देव को इस तरह से जिद करता हुआ देखकर माही एक बार फिर से सबसे कहती है, इट्स ओके, ये इतनी भी परेशानी की बात नहीं है, चलो सब साथ में चलते हैं। अगर कोई परेशानी होती भी है तो मैं संभाल लूंगा। देव को इतनी रिक्वेस्ट और माही को आर्ग्यू करता हुआ देखकर वीर फाइनली अपना डिसीजन बताता है। हालांकि ये बात और थी कि वीर जानता था कि माही भी अपनी जगह पर गलत नहीं है। वाकई में अगर देव उनके साथ नहीं जाता तो उन लोगों के लिए ये काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि उस तरह से वो लोग बहुत सी मुश्किलों से बच सकते हैं। भले ही देव और विक्रम ने सीक्रेट जीन पॉइंट्स के अलावा बाकी सभी तरह के जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार कर लिया है, ऑफ कोर्स अपने पैसों के दम पर, लेकिन अभी भी उनके पास असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी है और इसीलिए एक सीक्रेट ब्लड एलियन से लड़ते समय वो लोग ज्यादा किसी काम नहीं आने वाले थे। लेकिन देव को अपने साथ ले जाने के पीछे वीर का अपना ही एक मकसद था, जिसकी वजह से ये जानते हुए भी कि माही की बात भी अपनी जगह पर सही है, वो देव को ले जाने के लिए तैयार हो गया था। पर वीर के इस डिसीजन से एक तरफ जहां देव बहुत ज्यादा खुश था, माही उतनी ही ज्यादा शॉक्ड। देखा माही, मैं जानता था कि वीर मेरी बात कभी नहीं टालेगा। तुम्हें अपने बॉस से अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वीर को अपने साथ ले चलने के रिक्वेस्ट को मानता हुआ देखकर देव बहुत ही एक्साइटेड होते हुए कहता है। वैसे भी उसका हमेशा से यह मानना था कि लड़के लड़कियों से बेहतर होते हैं और इसीलिए ऐसे में जब वीर ने माही की जगह देव की बात मानी तो देव बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। पर देव की यह बात और वीर का डिसीजन दोनों ही माही को पसंद नहीं आए थे, लेकिन वो इसके अगेंस्ट कुछ भी कर नहीं सकती थी। एक सोल्जर होने के नाते उसकी ड्यूटी थी ऑर्डर्स फॉलो करना, फिर चाहे वो उसे पसंद हो या ना हो। और इसीलिए माही किसी से कुछ नहीं कहती और बस गुस्से का घूंट पीकर रह जाती है। पर कहीं ना कहीं ये सब चीजें उसके और उसके ईगो के लिए इंसल्टिंग बहुत थीं। ये कुछ ऐसा था जो माही ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। जब अवनी इस स्पेशल स्क्वाड की हेड थी, पर वीर के हेड बनते ही एक स्ट्रेंजर उसकी इंसल्ट कर रहा था और वीर कुछ नहीं कह रहा था।
ये बात देखकर माही को बुरा जरूर लगा था। ये सब देखने के बाद माही को अब अवनी के वीर को इस स्पेशल स्क्वाड का हेड बनाने के डिसीजन पर और ज्यादा शक होने लगा था। माही अभी भी इस बात पर कन्विंस नहीं हुई थी कि वीर को स्पेशल स्क्वाड का हेड बनाकर अवनी ने सही किया या गलत। भले ही उस व्हाइट बर्ड्स फॉरेस्ट के कंपटीशन में वीर ने कंपटीशन जीतकर अपनी काबिलियत को साबित किया था, पर सिर्फ परफॉर्मेंस ही तो सब कुछ नहीं होती है ना। इंसान का कैरेक्टर भी बहुत मायने रखता है और माही की नजरों में वीर अभी भी उस कैटेगरी में फिट नहीं बैठता था। इतना अनरीजनेबल इंसान, क्या वाकई में वो अवनी या माही से बेहतर हेड बन सकता है? यही ख्याल माही के मन में चल रहा था जब वो वीर को विक्रम और देव के साथ डिस्कशन करते हुए देख रही थी। कुछ देर तक उस सेक्रेड ब्लड एलियन को लेकर डिस्कशन करने के बाद वो 4 लोगों की टीम म्यूटेंट डेविल सोल से बनी अपनी अपनी सवारी पर बैठकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती है, जहां पर वो सेक्रेड ब्लड एलियन इस समय मौजूद था। वहां तक पहुंचने में उन चारों को बस 2 दिन का ही समय लगता है और 2 दिन के बाद वो सभी अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वीर, वो सेक्रेड ब्लड एलियन वहां उस जंगल में है। देखने में वो सेक्रेड ब्लड एलियन किसी गोरिल्ला की तरह लगता है और बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है। और उस सेक्रेड ब्लड एलियन की सबसे खतरनाक चीज है उसकी स्पीड। वो इतना तेज भागता है कि पलक झपकते ही वो तुम्हारे सामने आ जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पिछली बार तो अगर गैम्बलर हम सबको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता तो हम सब आज यहां तुम्हारे सामने जिंदा नहीं खड़े होते। उस सेक्रेड ब्लड एलियन की लोकेशन पर पहुंचते ही देव डरते हुए वीर को बताता है और उसकी बात समझते हुए वीर बस सिर हिलाता है। उसने भी ये सुना था कि गैम्बलर को बहुत ही गहरी और सीरियस चोटें लगी थीं, लेकिन नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट की वजह से वीर को यह नहीं पता चल पाया था कि आखिर गैम्बलर को इतनी चोटें क्यों लगी थीं। पर अब फाइनली उसे पता चल गया कि क्यों गैम्बलर उस समय इतनी बुरी तरह से घायल था। वो सब इस सेक्रेड ब्लड एलियन की वजह से था जिसका शिकार करने के लिए आज वो लोग आए हुए हैं। पिछली बार मैंने और अवनी ने उस सेक्रेड ब्लड एलियन की सभी एक्टिविटीज को बहुत ही गौर से मॉनिटर किया था। ये सेक्रेड ब्लड एलियन बहुत ही ज्यादा फास्ट और चालाक है। जब तक हमारे पास एक बड़ा ग्रुप नहीं होगा तब तक इस सेक्रेड ब्लड एलियन को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और इस मिशन में तो हमें इसे डायरेक्टली मारना भी अलाउड नहीं है, बल्कि हमें इसे इतना घायल करना होगा बल्कि हमें उसे इतना घायल कर देना है कि विक्रम के आखिरी वार से वो सेक्रेड ब्लड एलियन मर जाए। इस वजह से इस टास्क को पूरा करना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। माही बहुत ही सीरियस टोन में वीर को बताती है और उसकी बात को ध्यान से सुनता हुआ वीर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वीर अपने सामने फैले जंगल को देखता है जो देखने में बहुत ज्यादा घना था। वहां मौजूद सभी पेड़ 10 फीट से भी ज्यादा लंबे थे और इतने ज्यादा घने थे कि सूरज की रोशनी तक उनसे होकर जमीन पर नहीं पड़ सकती थी। इस वजह से दिन का समय होने के बावजूद वो पूरा जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसे में इस तरह के अंधेरे में एक सेक्रेड ब्लड एलियन से लड़ना वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल था। और अवनी ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ये सेक्रेड ब्लड एलियन बहुत ही ज्यादा फास्ट और स्ट्रांग है। साथ ही साथ अवनी ने यह भी लिखा था कि वो इस सेक्रेड ब्लड एलियन की स्ट्रेंथ का मुकाबला तो कर सकती है, लेकिन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी का मुकाबला वो कभी नहीं कर पाएगी। यहां तक कि अवनी ने तो रिपोर्ट में ये सब कहा था कि उसे इस बात को कहने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि इस सेक्रेड ब्लड एलियन को मारना कितना ज्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अब इस एनवायरमेंट को देखने के बाद वीर समझ गया था कि क्यों अवनी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा लिखा था। देव, विक्रम, तुम लोग प्लीज इस जंगल के बाहर ही इंतजार करो। मैं माही के साथ इस जंगल के अंदर जाता हूं और जब हम लोग उस सेक्रेड ब्लड एलियन को इतनी बुरी तरह से घायल कर देंगे कि फिर वो और कुछ करने के लायक नहीं बचेगा, तब हम तुम दोनों को अंदर बुला लेंगे। वीर विक्रम और देव से कहता है और उसके बाद माही के साथ जंगल के अंदर चला जाता है। पर वीर की इस बात से माही जरूर थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। माही आर्चरी में अच्छी थी, लेकिन इस तरह के एनवायरनमेंट में उसकी इस स्किल का कोई यूज नहीं था। फिर ऐसे में वीर उसे अपने साथ जंगल के अंदर क्यों ले जा रहा है, यह बात माही को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन क्योंकि वो वीर की डेप्यूटी थी, इसलिए वो चाहे या ना चाहे पर उसे वीर के ऑर्डर तो मानने ही थे और इसीलिए वो वीर के पीछे पीछे जंगल में चली गई। माही, तुम आगे जाओ और उस सेक्रेड ब्लड एलियन को बाहर लेकर आओ। मैं तुम्हें बो और एरोस के थ्रू कवर दूंगा और तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना और डरना मत। उस एलियन के बाहर आते ही मैं उसे इतना बुरी तरह से घायल कर दूंगा कि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा।
जंगल के बॉर्डर पर पहुंचते ही वीर अचानक से रुकता है और माही से कहता है। वीर की बात सुनकर माही काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और उसके दिमाग में बस एक ही शब्द आया था, रिवेंज। आफ्टर ऑल, हर तरफ इतने सारे पेड़ होने के बाद एक कवर आखिर क्या ही कमाल कर पाएगा, और आर्चरी का तो इस एनवायरनमेंट में कोई यूज ही नहीं था। ये सब सोचने के बाद माही के दिमाग में बस एक ही पॉसिबिलिटी आ रही थी, जिसकी वजह से वीर ये सब कर रहा है, यानी कि वो माही को मारने की कोशिश कर रहा है। ओह, तो दिखा दिए ना तुमने अपने असली रंग। अब मुझे पता चला कि क्यों एक इम्पॉसिबल मिशन होने के बाद भी तुमने इस मिशन को लिया, और क्यों स्पेशल स्क्वाड के बाकी सभी लोगों को छोड़कर तुम मुझे यहां अपने साथ लेकर आए। फाइनली तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ ही गया। आई विश इस समय अवनी भी तुम्हारा ये चेहरा देखने के लिए यहां मौजूद होती, तब उसे रियलाइज होता कि उसने तुम्हें स्पेशल स्क्वाड का हेड बनाकर कितनी बड़ी गलती की है। तुम पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर मुझसे बदला लेना चाहते हो, है ना? जब लीडरशिप का नॉमिनेशन हो रहा था उस समय मैं तुम्हारे अगेंस्ट गई थी, और उससे पहले भी मैंने जैसे तुम्हारे साथ बिहेव किया उसी का हिसाब बराबर करने के लिए तुम ये सब कर रहे हो, है ना? माही गुस्से में अपने दांत भींचते हुए वीर से कहती है। इनफैक्ट उसे इस समय इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि वो गुस्से में क्या क्या बोले जा रही है। तुम अगर चाहो तो मेरे ऑर्डर्स को ना मानने का डिसीजन भी ले सकती हो, चॉइस तुम्हारी है। मैं तुम पर कोई भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। माही के इतने सारे इल्जाम सुनकर भी वीर अपने आप को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करता है और बस मुस्कुराकर माही से इतना कहता है। माही वीर की इस बात का जवाब देने के लिए मुंह तो खोलती है, पर उसके पास जवाब में देने के लिए कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता है। वीर ने माही को चॉइस दी थी कि अगर वो चाहे तो उसके ऑर्डर्स को नहीं भी मान सकती है, जिसका मतलब यह था कि शायद वीर का इरादा वो नहीं था जैसा माही सोच रही थी। पर फिर वीर तो ये भी बहुत अच्छे से जानता है कि एक डेप्यूटी होने के तौर पर माही चाहे या न चाहे, पर उसे वीर के ऑर्डर्स मानने ही पड़ेंगे। इसलिए वीर का ये कहना कि माही उसके ऑर्डर्स को रिजेक्ट भी कर सकती है, माही को उसकी एक चाल ही लग रही थी। वो जानबूझकर अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था ताकि भगवान न करे, पर अगर माही को कुछ हो जाए या उसे चोट आ जाए तो वो आसानी से ये कहकर अपना पल्ला झाड़ ले कि उसने तो माही को चॉइस दी थी कि अगर वो चाहे तो वीर का ऑर्डर रिजेक्ट कर सकती थी। इस तरह से वो माही से अपना बदला भी ले लेगा और सबकी नजरों में भला भी बना रहेगा। कितना शातिर दिमाग है इस इंसान का, जानबूझकर ये सब कह रहा है जबकि ये अच्छी तरह से जानता है कि इसके ऑर्डर्स फॉलो करना मेरी ड्यूटी है। पता नहीं अवनी को इसका ये असली चेहरा कैसे नहीं दिखा। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ ये खेल खेलना ही है तो यही सही। मर जाऊंगी पर तुम्हें यह कहने का मौका नहीं दूंगी कि मैंने तुम्हारे ऑर्डर्स मानने से मना कर दिया। माही गुस्से में वीर को घूर कर देखते हुए सोचती है और बिना कुछ कहे जंगल के अंदर चली जाती है। वीर के फैमिली बैकग्राउंड से बहुत अलग माही एक सर्विस फैमिली से थी और इसीलिए वो अपने सीनियर्स के दिए हुए ऑर्डर्स की इज्जत करती थी। वीर चाहे जिस भी मकसद से उसे जंगल के अंदर जाने का ऑर्डर दे रहा हो, पर माही की ये ड्यूटी थी कि वो वीर के ऑर्डर्स को वो फॉलो करे, और इसीलिए अपने सारे गुस्से और कंफ्यूजन के बाद भी माही वीर के ऑर्डर्स को मानने के लिए तैयार हो गई। उस जंगल में मौजूद पेड़ इतने ज्यादा घने थे कि उस जंगल में रोशनी के नाम पर शायद ही कुछ हो। हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे में माही को अपना ध्यान भी रखना था और उस सेक्रेड ब्लड एलियन को भी ढूंढना था। माही तुरंत ही अपनी ब्रॉड स्वॉर्ड बुलाती है और ध्यान से एक एक कदम रखते हुए जंगल के अंदर चलती रहती है। जैसे जैसे माही जंगल में आगे बढ़ रही थी उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था, अगर वो यहां से जिंदा बचकर निकलने में कामयाब हो जाती है तब देवाश्रम पहुंचकर वो सबसे पहले अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेगी। उसे ऐसे इंसान के साथ काम ही नहीं करना था जो हिसाब बराबर करने के नाम पर किसी की जान को जोखिम में डाल दे। अवनी, तुमने बहुत ही गलत डिसीजन लिया है। मैंने तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की थी पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो कैसे तुम्हारे देव आश्रम जाते ही ये मेरे अगेंस्ट होकर मेरे साथ क्या क्या कर रहा है। पहले मेरे मना करने के बाद भी इसने ये खतरनाक मिशन अपने हाथों में ले लिया, फिर मेरे इतना आर्गुमेंट के बाद भी वो देव को अपने साथ इस मिशन पर लेकर आया, फिर जब देव ने मेरी इंसल्ट की तब भी वो चुप रहा, और अब मुझे इस तरह से इस जंगल के अंदर मौत के मुंह में ढकेल दिया। क्या वाकई में एक हेड ऐसा होता है? क्या इसी को तुम टैलेंट बुलाती हो? माही को इस समय गुस्सा भी आ रहा था और उसे दुख भी हो रहा था।
अवनी स्पेशल स्क्वाड में सिर्फ उसकी हेड ही नहीं थी बल्कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। माही ने अवनी के हर डिसीजन और हर काम में उसका साथ दिया था और कभी भी अवनी की कोई बात नहीं टाली थी। और अब अपने उसी दोस्त के डिसीजन से माही को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अवनी ने उसे धोखा दिया है। इनफैक्ट वो इस समय इतना ज्यादा दुखी और गुस्से में थी कि उसे खुद भी रियलाइज नहीं हुआ कि कब उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। पर माही ने कभी भी कमजोर पड़ना नहीं सीखा था और इसीलिए वो अपने आंसू पहुंचते हुए चुपचाप आगे बढ़ती जा रही थी। जब माही पीछे मुड़कर देखती है तब उसे वीर दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आता है। अब तो माही इस बात को लेकर और ज्यादा श्योर हो गई थी कि वीर उससे बदला ही लेने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए वो यहाँ जंगल में उसके साथ नहीं आया। और रही बात उसे कवर प्रोवाइड करने की, तो वो भी बस वीर की एक चाल ही थी। असल में वो इस मिशन की आड़ में माही को जान से मारना चाहता था और इसका सारा इल्जाम उस सीक्रेट ब्लड एलियन पर आ जाता। इन्हीं सब ख्यालों के साथ जब माही वापस से आगे की तरफ अपना सिर घुमाती है तब अचानक से ही उसकी आंखों के सामने एक काले रंग का गोरिल्ला पेड़ों से झड़ते हुए कुछ पत्तों की तरह थम से जमीन पर कूदकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो काला गोरिल्ला इतना ज्यादा फास्ट था कि पहले तो माही को कुछ समझ ही नहीं आया और जब तक उसे समझ में आया तब तक पलक झपकते ही वो काला गोरिल्ला माही से बस कुछ ही इंच की दूरी पर खड़ा था। क्योंकि माही पीछे मुड़कर वीर को देख रही थी इसलिए वो उस समय उस सीक्रेट ब्लड एलियन का पता नहीं लगा पाई। अगर उस समय वो पीछे मुड़ने के बजाय आगे देख रही होती तो शायद उसे वो सीक्रेट ब्लड एलियन अपनी तरफ आते हुए दिख जाता। पर अब इस पछतावे के लिए भी बहुत देर हो चुकी थी और उस सीक्रेट ब्लड एलियन के वार को डॉज करने या उससे बचकर भागने के लिए भी बहुत देर हो चुकी थी। अब माही के पास बस दो ही ऑप्शंस बचे थे, या तो वो वहां ऐसे बुत बनकर खड़े होकर उस सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार बन जाए या फिर वो अपनी पूरी जान लगाकर उस सीक्रेट ब्लड एलियन का सामना करे। और माही ने दूसरा ऑप्शन चुना और अगले ही पल वो अपनी ब्रॉड स्वॉर्ड से उस सीक्रेट ब्लड एलियन काले गोरिल्ले पर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। भले ही माही की ब्रॉड स्वॉर्ड स्किल्स बहुत ही अच्छी थी और उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी थी, पर आर्चरी के अलावा वो अपनी और किसी भी स्किल से एक सीक्रेट ब्लड एलियन का मुकाबला नहीं कर सकती थी। और इसीलिए इससे पहले कि माही अपनी ब्रॉड स्वॉर्ड से उस सीक्रेट ब्लड एलियन पर अटैक कर पाती, वो सीक्रेट ब्लड एलियन अपने एक हाथ से माही के हथियार को पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। माही का वो म्यूटेंट हथियार उस सीक्रेट ब्लड एलियन को घायल करना तो दूर, उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं पहुंचा पाता। अपने वार को इस तरह से बेकार होते हुए देखकर माही बहुत ज्यादा शॉक्ड थी और कहीं ना कहीं डर भी गई थी। पर इससे पहले कि माही कुछ भी और सोच पाती, उस सीक्रेट ब्लड काले गोरिल्ले का दूसरा हाथ तुरंत ही माही की गर्दन को कस के पकड़ लेता है। उस सीक्रेट ब्लड एलियन के खंजर से भी ज्यादा नोकीले नाखून माही की स्किन में चुभने लगते हैं और उस सीक्रेट ब्लड एलियन के नाखूनों की शार्पनेस देखकर माही चाहकर भी खुद को बचाने के लिए उस सीक्रेट ब्लड काले गोरिल्ले से लड़ नहीं पाती है। उस काले गोरिल्ले के हाथों की ग्रिप पल पल माही की गर्दन पर टाइट हो रही थी और ये जानते हुए भी कि माही उस सीक्रेट ब्लड एलियन का मुकाबला नहीं कर सकती है, वो उस काले गोरिल्ले की ग्रिप से अपनी गर्दन छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है। पर उसकी लाख कोशिशों के बाद भी माही उस काले गोरिल्ले के हाथ को अपनी गर्दन से हटाना तो दूर, उसकी ग्रिप को लूज तक नहीं कर पाती है। डैम, आज मैं उस कमीने की स्कीम की वजह से जरूर ही मर जाऊंगी। वीर, तुमने बदले के नाम पर मेरे साथ ये जो खेल खेला है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एक गहरी सांस लेते हुए माही मन ही मन सोचती है। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत बहुत ही साफ साफ नजर आ रही थी और वो पूरी तरह से श्योर थी कि वीर उसे मारने के मकसद में आज जरूर ही कामयाब हो जाएगा। इस ख्याल भर से ही माही के रोंगटे खड़े हो गए थे और वो खुद को बचाने की और ज्यादा डेस्परेट कोशिश करने लगती है। अभी वो खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे अपनी आंखों के सामने एक सिल्वर फ्लैश चमकता हुआ नजर आता है, जैसे कि कोई तेज बिजली उसकी आंखों के सामने चमकी हो। और अगले ही पल उस सीक्रेट ब्लड काले गोरिल्ले का हाथ जिससे उसने माही की गर्दन को पकड़ा हुआ था वो कटकर माही से दूर जमीन पर पड़ा हुआ था। उस सीक्रेट ब्लड एलियन के हाथ के कटते ही चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है और दर्द के मारे वो सीक्रेट ब्लड एलियन कराहना शुरू कर देता है। उस सीक्रेट ब्लड एलियन के हाथ के कटते ही वीर तुरंत ही साइड से निकलकर भागता हुआ आता है
और दर्द में कराह रहे उस सेक्रेड ब्लड काले गोरिल्ले की तरफ जाने लगता है। अचानक से अपनी आंखों से वीर को आते हुए देखकर माही एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं पाती और चुपचाप बिना कुछ कहे वीर को उस सेक्रेड ब्लड एलियन की तरफ आता हुआ देखती रहती है। माही ये नहीं जानती थी कि वीर कब और कैसे यहां पर आया। मतलब अभी कुछ सेकंड्स पहले ही तो उसने पीछे मुड़कर देखा था, तब तो वीर उसे कहीं भी नजर नहीं आया था। पर इस समय वीर माही का रक्षक बनकर उसके सामने आ गया था, जिसने माही को उस सेक्रेड ब्लड एलियन के जानलेवा हमले से बचाया था। अगर ये मुझे जान से मारना ही चाहता है तो फिर इसने मुझे बचाया क्यों? माही के मन में इस समय बहुत से कॉम्प्लेक्स इमोशंस चल रहे थे और वो अपनी जगह पर बुत बनी खड़े होकर वीर को उस सेक्रेड ब्लड एलियन से लड़ता हुआ देख रही थी। माही ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वीर उसकी जान बचाने के लिए ऐसे अचानक से आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग तो वीर उसका बुरा ही चाहता था और अब उसी वीर को अपनी जान बचाता हुआ देखकर माही समझ नहीं पा रही थी कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। ये तो मेरे साथ हिसाब बराबर करना चाहता था ना, फिर ये ऐसे अचानक से कहां से आ गया? वीर को अपना सिल्वर रंग का हथियार चलाते हुए उस सेक्रेड ब्लड एलियन के इर्द गिर्द घूमते हुए देखकर माही मन ही मन सोचती है। देखते ही देखते पल भर में उस सेक्रेड ब्लड काले गोरिल्ले के हाथ पैर कट जाते हैं और वो पूरी तरह से अधमरा हो जाता है। उस सेक्रेड ब्लड काले गोरिल्ले को अधमरा होता हुआ देखकर वीर विक्रम और देव को आवाज देता है, जो अपने आखिरी वार से फाइनली उस सेक्रेड ब्लड काले गोरिल्ले का काम तमाम कर देते हैं। और इस तरह से स्पेशल स्क्वाड के हेड के रूप में वीर का यह पहला मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। थैंक्स वीर, हम लोग काफी लंबे समय से इस सेक्रेड ब्लड एलियन को मारना चाहते थे, पर यह हर बार बचकर निकल जाता था। आज अगर तुम नहीं होते तो शायद यह आज भी बचकर निकल जाता। विक्रम मुस्कुराकर वीर का कंधा थपथपाते हुए कहता है, इसमें थैंक्स की क्या बात है, मैंने तो बस अपना काम किया है। अगर तुम इस सेक्रेड ब्लड एलियन को मारने में सक्सेसफुल हुए हो तो मुझे भी तो उसका रिवॉर्ड मिला है, तो फिर ये तो एक गिव एंड टेक वाली सिचुएशन हो गई ना। वीर मुस्कुराते हुए विक्रम से कहता है और वीर की ये हम्बलनेस देखकर विक्रम उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। एक्चुअली विक्रम तो तभी से वीर से बहुत इंप्रेस था जब से उसने पहली बार वीर को जॉब पर रखा था। उसे हमेशा से ही वीर का अंदाज बहुत पसंद था और वो जानता था कि वीर को हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की आदत है। इसके अलावा विक्रम वीर की स्ट्रेंथ से भी काफी ज्यादा फेमिलियर था और इसीलिए जब विक्रम को यह बात पता चली थी कि वीर इस मिशन को अपने हाथों में ले रहा है, तब वो श्योर हो गया था कि इस मिशन को वो लोग सक्सेसफुली पूरा कर ही लेंगे। और वीर इस समय पूरी तरह से विक्रम की उम्मीदों पर खरा उतरा था। माही वीर से बस कुछ ही दूर पर खड़े होकर वीर और विक्रम को आपस में बात करते हुए देख रही थी और उसे पता भी नहीं चला कि कब वीर को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसके सामने खड़े इस इंसान ने उसकी जान बचाई है और वो अब तक उस पर ही बदले के नाम पर उसकी जान लेने की कोशिश करने का इल्जाम लगा रही थी। इतनी छोटी सोच कब से हो गई उसकी? यही ख्याल माही के मन में चल रहा था और उसे और भी ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था। जब वीर माही के पास से होकर गुजरता है तब माही वीर को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलने की कोशिश करती है, पर वीर माही के बगल से ऐसे निकल जाता है जैसे कि उसने माही को वहां पर खड़ा देखा ही ना हो। वीर का यह रूखा एटीट्यूड देखकर माही को और ज्यादा बुरा लगता है और वो डिसाइड करती है कि वो मौका मिलते ही वीर से अपनी हरकत और अपनी बातों के लिए सॉरी बोलेगी। माही, क्या सोच रही हो? वीर ने कहा है कि अंधेरा होने से पहले पहले हमें इस जंगल से दूर निकल जाना चाहिए, वरना हो सकता है कि हम किसी दूसरे खतरे में पड़ जाएं। तो अब चलो यहां से। विक्रम माही का कंधा हिलाते हुए उससे कहता है और उसके इस एक्शन की वजह से माही को रियलाइज होता है कि वो कितनी देर से अपने ख्यालों में खोई हुई थी। विक्रम की बात सुनकर माही हां में सर हिलाती है और बिना कुछ कहे चुपचाप विक्रम के साथ अपनी सवारी की तरफ चल पड़ती है। देव आश्रम वापस लौटते समय माही म्यूटेंट डेविल सोल से बनी अपनी सवारी पर बैठकर वीर को फॉलो करते हुए उसके साथ जा रही थी और अपने बॉस यानी कि वीर को बहुत ही मिक्स्ड इमोशन से देख रही थी। माही को गिल्टी फील हो रहा था कि जिस इंसान ने उसकी जान बचाई उसी इंसान को उसने इतना भला बुरा कहा। उसे गुस्सा आ रहा था उन सब इल्जामों को याद करके जो उसने जंगल के अंदर जाने से पहले वीर पर लगाए थे। उसे दुख हो रहा था कि वीर को लेकर उसकी सोच इतनी छोटी कैसे हुई और कैसे माही वो नहीं देख पाई जो अवनी ने वीर में देखा था। साथ ही साथ उसे खुशी भी हो रही थी कि देर से ही सही पर उसे भी वो नजर आ ही गया जो अवनी को वीर में नजर आया था। वीर को देखकर माही को अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि वीर वो इंसान बन चुका है जिसे माही पहचानती ही नहीं। जिस लड़के से माही इतनी नफरत करती थी और उसे हमेशा ही नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, वही लड़का आज इतना ज्यादा स्ट्रांग बन गया है कि अकेले ही बिना किसी मदद के उसने न सिर्फ माही की जान बचाकर उस सेक्रेड ब्लड एलियन का मुकाबला किया, बल्कि उसे इतना ज्यादा जख्मी कर दिया कि वो और कुछ भी करने के लायक नहीं बचा।
कुछ देर पहले तो नहीं, पर अब माही श्योर थी कि अगर इस मिशन की कंडीशन नहीं होती कि आखिरी वार विक्रम ही करेगा, तो वीर आखिरी वार करके उस सीक्रेट ब्लड एलियन को खत्म भी कर देता। कहां गया वो लड़का जो डरपोक और कायर हुआ करता था? या शायद मैंने ही उसे गलत समझ लिया था। वीर को देखते हुए माही मन ही मन सोचती है, जब वो वीर के अगेंस्ट व्हाइट बर्ड्स फॉरेस्ट में उस आर्चरी कंपटीशन में हारी थी, तब भी माही वीर की स्ट्रेंथ और उसकी परफॉर्मेंस को लेकर पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं थी, और कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता था कि यह वीर की अच्छी किस्मत है जो वो उस आर्चरी कंपटीशन में उससे जीत गया। पर जब उसने वीर को देखने के अपने नजरिए को बदला, तब माही को खुद पर और खुद की सोच पर भी शर्म आने लग गई थी, जिसकी वजह से वो वीर को पहचान नहीं पाई थी। जब भी अवनी वीर की साइड लेती थी, तब माही को कभी भी समझ में नहीं आता था कि आखिर अवनी को वीर के अंदर ऐसा क्या दिखता है। पर आज माही को रियलाइज हुआ कि अवनी क्यों हर समय वीर की साइड लिया करती थी और हर चीज के लिए उसे कंसिडर किया करती थी। कहते हैं कि एक जौहरी को ही हीरे की असली पहचान होती है, और अवनी ने भी एक परफेक्ट जौहरी की तरह वीर नाम के हीरे में वो चमक देख ली थी जो माही अब इतने समय बाद देख पा रही है। अब तक माही अपने ईगो और अपनी सुपीरियरिटी में अंधी थी। उसे यह दिखा ही नहीं कि कब वीर ने इतनी प्रोग्रेस कर ली कि आज वो उस मकाम पर खड़ा हुआ है। और आज जब उसकी आंखों से ये ईगो और सुपीरियरिटी का पर्दा हटा, तब माही को यह साफ साफ नजर आया कि वीर प्रोग्रेस करके एक ऐसा इंसान बन चुका है जिससे माही को बहुत कुछ सीखने की और इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है। और अब इस बात को मानने में माही को कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी। वाकई में अवनी का जजमेंट मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है। अब मैं भी इस बात को पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हमारे स्पेशल स्क्वाड के लिए वीर से बेहतर हेड और कोई हो ही नहीं सकता। एंड आई प्रॉमिस यू अवनी कि मैं वीर से हर चीज सीखने की पूरी कोशिश करूंगी। वीर को विक्रम और देव के साथ आगे चलता हुआ देखकर माही मन ही मन सोचती है। जहां एक तरफ माही के मन में बहुत से कॉम्प्लेक्स इमोशंस एक साथ चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ माही के मन में चल रहे इमोशन से अनजान वीर विक्रम और देव के साथ बातें करते हुए देव आश्रम की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि उस सेक्रेट ब्लड काले गोरिल्ले को मारने के बाद भी विक्रम को उस काले गोरिल्ले की सेक्रेट ब्लड डेविल सोल हासिल नहीं हुई थी, पर फिर भी उसके मुंह से वीर की तारीफ खत्म ही नहीं हो रही थी। आफ्टर ऑल वीर की वजह से ही वो लोग इतने खतरनाक सेक्रेट ब्लड एलियन को मारने में कामयाब जो हो पाए थे। वीर, अब मुझे विश्वास है कि फ्यूचर में हम लोग बहुत ही टेंशन फ्री होकर रह सकते हैं, क्योंकि अब तुम जो हो, जब तक तुम यहाँ देवाश्रम में हो तब तक हमें शिकार के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम किसी भी एलियन का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हो। विक्रम बहुत ही एक्साइटेड होकर वीर से कहता है, तुम बेकार में ही मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो। मैंने इतना भी बड़ा कोई काम नहीं किया, और शायद ये मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैं उस सेक्रेट ब्लड एलियन को मारने में कामयाब हो गया। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं हर सेक्रेट ब्लड एलियन को मार सकता हूँ। विक्रम की बात सुनकर वीर हल्का सा मुस्कुराता है और उससे कहता है, और कहीं ना कहीं वीर की यह बात सच भी थी। ये वीर की अच्छी किस्मत ही थी कि इस बार उसके लिए उस सेक्रेट ब्लड एलियन को मारना इतना ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि उस जंगल का जो एनवायरनमेंट था वो उसके जैसे असैसिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। साथ ही साथ अवनी ने अपनी रिपोर्ट में उसके लिए जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन छोड़ी थी, वो भी इस समय वीर के लिए काफी काम आई थी, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन की वजह से ही वीर उस सेक्रेट ब्लड एलियन की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, और इस वजह से उसके लिए उस सेक्रेट ब्लड एलियन का शिकार करना आसान हो गया था। अब तुम चाहे जो भी कहो, पर सच तो यही है कि जब तक तुम हमारे साथ हो, हम किसी भी सेक्रेट ब्लड एलियन का सामना कर सकते हैं। इसीलिए फ्यूचर में भी तुम्हें हर सेक्रेट ब्लड एलियन के शिकार में हमारा साथ देना होगा। वीर की हम्बलनेस देखकर विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है, और उसकी बात सुनकर वीर बस स्माइल करके रह जाता है। देव आश्रम वापस पहुंचने के बाद वीर से उसके ऑफिस में कुछ देर तक बात करने के बाद विक्रम और देव वापस चले जाते हैं, और वीर के ऑफिस में अब बस माही और वीर ही बचते हैं। देव आश्रम लौटते समय माही पूरे रास्ते यही सोचती आई थी कि वो किस तरह से वीर से अपने खराब बिहेवियर की माफी मांगे और कैसे वो वीर को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोले। इनफैक्ट कहीं ना कहीं वो विक्रम और देव के ही जाने का इंतजार कर रही थी, ताकि उन दोनों के जाने के बाद वो वीर से अकेले में बात कर सके। पर अब जब विक्रम और देव वहां से जा चुके थे और वीर के ऑफिस में अब बस वीर और माही ही बचे थे, तब ऐसे में माही को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी बात कहां से शुरू करे। आफ्टर ऑल उसकी आदत जो नहीं थी कभी अपनी गलती मानने की, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो कभी कोई गलती करती ही नहीं थी, और इसीलिए इस समय माही के लिए ये सिंपल दो शब्द सॉरी और थैंक्स कहना मुश्किल हो रहा था। डिप्यूटी, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? अगर नहीं तो आप जा सकती हैं। और हाँ, अपने जख्मों पर दवा जरूर लगवा लीजिएगा, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है, और चाहे तो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर थोड़ा रेस्ट कर लें। अपनी चेयर पर बैठा वीर एक फाइल को स्टडी करता हुआ बिना अपना सिर उठाए माही से कहता है, और उसकी बात सुनकर माही को और ज्यादा गिल्ट फील होने लगता है। जिस इंसान पर उसने इतने इल्जाम लगाए थे कि वो उससे बदला लेना चाहता है, उस इंसान ने पहले तो उसकी जान बचाई और अभी भी उसी के आराम के बारे में सोच रहा है। कैसे वो ईगो में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो ये देख ही नहीं पाई कि जिसे आज तक वो पत्थर समझकर नफरत करती रही, वो दरअसल एक बहुत ही कीमती हीरा है जो बहुत ही किस्मत वालों के पास होता है, फिर चाहे वो प्रोफेशनली हो या पर्सनली। यही सवाल माही के मन में लगातार चल रहा था,
और वो चाहकर भी वीर से कुछ कहने के लिए अपना मुंह नहीं खोल पा रही थी। डेप्यूटी, कहाँ खो गई हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? माही को इस तरह से खामोश खड़ा हुआ देखकर वीर अपनी फाइल से सिर उठाकर उसे देखते हुए उससे पूछता है। आप मुझे माही कहकर बुला सकते हैं कैप्टन। मेरा मतलब है कि अवनी भी मुझे इसी नाम से बुलाती थी। एंड आई एम सॉरी कैप्टन, मैंने आपसे जो भी बदतमीजी की और आप पर जो भी इल्ज़ाम लगाए उन सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। पर मेरे इतने बुरे बिहेवियर के बाद भी आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू। अगर आज आप सही समय पर नहीं आते तो शायद मैं इस तरह से आपके सामने जिंदा नहीं खड़ी होती। सो थैंक यू एंड सॉरी आज के लिए भी, और इससे पहले मैंने जब भी आपके साथ बुरा बिहेव किया है उसके लिए भी। एक गहरी सांस लेने के बाद माही किसी तरह से हिम्मत जुटाते हुए सिर झुकाकर वीर से कहती है, और वीर को उसकी आवाज में उसका गिल्ट साफ दिखाई दे रहा था। मेरी तरफ देखो डेप्यूटी, तुम एक सोल्जर हो और सोल्जर्स कभी भी सर झुकाकर खड़े नहीं होते। वीर का ऑर्डर सुनकर माही तुरंत ही सर उठाकर वीर की तरफ देखती है, जो इस समय अपनी चेयर पर रिलैक्स होकर बैठा हुआ था और माही को देख रहा था। डेप्यूटी, तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं थी। तुम्हारी जो काबिलियत है उसके चलते तुम इससे भी कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती थी। इनफैक्ट तब मुझे तुम्हारी जान बचाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, पर ऑफ कोर्स तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही था। तुम्हारे दिमाग में तो यही चल रहा था कि मैं उस जंगल में तुम्हें मारने के इरादे से लेकर गया था, इसलिए तुम्हारा ध्यान किसी और चीज पर था ही नहीं। पर मेरी नजर पूरे वक्त तुम पर ही थी, इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि स्पेशल स्क्वाड के हेड होने के तौर पर मुझे अपने ग्रुप के हर मेंबर की फिक्र है। इसलिए जाहिर है कि मुझे तुम्हारी भी फिक्र होगी। मैं जानता हूं कि उस समय भी तुम पलटकर यही देख रही थी कि क्या मैं वाकई तुम्हारे पीछे आ रहा हूं या सच में मैंने तुम्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया है ना? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो मेरा वही मकसद था। पर क्या कभी तुमने सोचा कि अगर मैं समय पर तुम्हारी जान नहीं बचाता तो तुम्हारा क्या हाल होता? और अगर वाकई में मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हारी जान क्यों बचाता? वीर माही से कहता है और उसकी बात सुनकर माही और ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह तो खोलती है पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। क्या कहेगी वो ऐसे में जब वीर की कही हर एक बात सच है? वाकई में जैसा वीर ने कहा था, माही की जो काबिलियत है उस हिसाब से वो और बेहतर परफॉर्म कर सकती थी। भले ही वो उस सेक्रेड ब्लड एलियन को मार नहीं पाती या वीर की तरह उसे जख्मी नहीं कर पाती, पर कम से कम वो इतने बड़े खतरे में भी नहीं फंसती जहां पर बात उसकी जान पर आई हुई थी। माही उस जंगल में इसलिए अपनी पूरी काबिलियत के साथ परफॉर्म नहीं कर पाई क्योंकि वो पूरे समय वीर को लेकर अपनी नफरत की वजह से डिस्ट्रैक्टेड थी। हर पल उसे यही लग रहा था कि वाकई में वीर उसे मारने के लिए ही उस जंगल में लेकर आया है, और इसीलिए वो समय से उस सेक्रेड ब्लड एलियन को नोटिस नहीं कर पाई। अगर ठीक समय पर वीर ने आकर उसकी जान नहीं बचाई होती तो सच में माही इस समय जिंदा नहीं होती। उसकी ये जिंदगी कर्जदार है वीर की, और इसीलिए इस समय उसके पास वीर की किसी भी बात का ना तो जवाब था और ना ही वीर से करने के लिए कोई आर्ग्यूमेंट। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी और अवनी की तरह मिलिट्री बैकग्राउंड से नहीं हूं, पर फिर भी मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं कि एक सोल्जर के तौर पर हमें हमेशा कॉमरेड पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉमरेड कभी हमारा बुरा नहीं चाहेगा। मैंने हमेशा से ही अवनी के डिसीजंस पर ट्रस्ट किया है और उससे मुझे फायदा ही मिला है, फिर चाहे वो डिवाइन का एंडोर्समेंट हो या बेलगांव मिलिट्री एकेडमी के कॉम्पिटिशंस। हाँ, मैं मानता हूं कि शुरू में मैंने अवनी के कुछ डिसीजंस को मानने से मना किया था, फॉर एग्जाम्पल बेलगांव मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करने वाली बात, पर उसके लिए मेरे पास अपने कुछ रीजंस थे। पर जब मुझे रियलाइज हुआ कि अवनी मेरे भले के लिए ही मुझसे ये सब कह रही है, फिर मैंने अवनी से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मैं अपने कॉमरेड पर ट्रस्ट करता था। पर ऑब्वियसली तुम मुझ पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं करती है ना? वीर के सवाल का माही के पास कोई जवाब नहीं था और वो वैसे ही बस चुपचाप वीर के सामने खड़ी रहती है। माही, मैं जानता हूं कि मेरे बारे में तुम्हारी राय कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी नजर में मैं शायद एक कमजोर, डरा हुआ और बुज़दिल लड़का हूं जो शायद स्पेशल स्क्वाड का हेड होना डिजर्व ही नहीं करता। एंड आई एम श्योर कि मुझे लेकर तुम्हारी सोच के लिए मैंने जरूर ही कोई ना कोई रीजन दिया होगा। पर माही, मैं इतना भी बुरा नहीं जितना तुम मुझे समझती हो। तुम बुलजाई गैंग में मेरी सीनियर थी और कहीं ना कहीं तुमने अपनी इस पोजीशन का नाजायज फायदा उठाकर मुझे टॉर्चर भी किया, पर फिर भी मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा। पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे उसी टॉर्चर ने ही मुझे आज इस मकाम पर पहुंचाया है। और रही बात मेरे स्पेशल स्क्वाड के हेड बनने की, तो ऑनेस्टली ये मेरे लिए भी बहुत ही सरप्राइजिंग था और ये डिसीजन अवनी का था, और मुझे पता है कि अगर अवनी ने ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। और एक बार फिर एक सोल्जर होने के नाते मैंने अपने कॉमरेड पर ट्रस्ट किया। और रही बात तुम्हें उस जंगल में अकेले भेजने की, तो मैंने तुम्हें उस जंगल में अकेले इसलिए भेजा था क्योंकि मुझे भरोसा था कि तुम इतने काबिल हो कि तुम उस सीक्रेट ब्लड एलियन को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हो। पर तुम्हें लगा कि मैंने उस जंगल में तुम्हें अकेले इसलिए भेजा क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि इससे मेरा क्या फायदा होता? अगर मेरे स्क्वाड के एक काबिल मेंबर की मौत हो जाती तो नुकसान तो मेरा ही होता ना। और आई एम श्योर ये बात उस समय तुम्हारे दिमाग में नहीं आई होगी, क्योंकि एक बार फिर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं था, है ना? पर अवनी तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी ना माही, तो क्या तुम्हें अवनी के डिसीजन पर भी ट्रस्ट नहीं था? तुम्हें लगता है कि अवनी अपने स्क्वाड की जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान के हाथ में सौंप कर जाती जो इतना गिरा हुआ है कि हिसाब बराबर करने के लिए वो अपने ही स्क्वाड के मेंबर की जान ले? मुझ पर नहीं तो कम से कम अपनी दोस्त के डिसीजन पर ही ट्रस्ट तो किया होता। वीर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, और उसकी बातें सुनकर माही को रियलाइज होता है कि आज तक वो वीर को लेकर कितना गलत सोचती आई थी।
आई एम सॉरी कैप्टन, मैं जानती हूं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं और आज तो मैंने हद ही पार कर दी, पर जो हुआ उसे अब मैं बदल नहीं सकती। पर मैं आपको इतना अश्योर जरूर कर सकती हूं कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई प्रॉमिस। माही एक बार फिर से सिर झुकाकर वीर से सॉरी कहती है और इस बार भी वीर को उसकी आवाज में जेन्युइननेस साफ नजर आ रही थी। जितना वीर माही को जानता था उसके चलते ये बहुत ही रेयर था जब माही किसी चीज के लिए माफी मांगे। पर अगर आज वो माफी मांग रही है तो इसका मतलब यही है कि उसे एहसास हो गया है कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। और ये सच भी था। वाकई में इस समय माही को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वीर की आज की परफॉर्मेंस और उसकी बातों ने माही का दिल जीत लिया था, जिसके बाद माही के दिल में वीर को लेकर इज्जत कई गुना बढ़ गई थी। ग्रेट, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मुझे और कुछ नहीं कहना। हम इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। देखो माही, जरूरी नहीं कि दो लोगों की सोच हमेशा एक सी हो या उनमें कोऑर्डिनेशन हो। मेरा और अवनी का रिश्ता कैसा था ये मुझे तुम्हें या किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सब लोग सब कुछ जानते हो। पर इवेंचुअली हम एक दूसरे को समझ ही गए और आज की डेट में शायद अच्छे दोस्त भी हैं। माना कि मैं और तुम शायद कभी दोस्त ना बन पाए, पर एक अच्छे प्रोफेशनल पार्टनर्स तो बन ही सकते हैं, है ना? वीर मुस्कुराते हुए माही से कहता है और उसकी बात सुनकर माही के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। इस बारे में सोचना जरूर, पर अब जाओ और जाकर आराम करो। और हाँ, आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए, वरना अवनी का तो पता नहीं, पर मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट बॉस हूँ और मैं बहुत ही बुरी पनिशमेंट दूंगा। वीर हल्का सा मजाक करते हुए कहता है और उसकी बात सुनकर माही भी हंसने लगती है। पल भर में ही वीर ने इतने टेंस्ड माहौल को भी कितना लाइट बना दिया। यही तो पहचान होती है एक अच्छे लीडर की, जो न सिर्फ अपने ग्रुप का ध्यान रखे बल्कि अपने ग्रुप मेंबर्स को उनकी गलतियों का एहसास कराकर उन्हें सुधरने का मौका भी दे। और माही की नजरों में वीर इन सब क्वालिटीज पर खरा उतरा था। आई प्रॉमिस कैप्टन, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी खुद को और ज्यादा बेहतर बनाने की। एंड थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए भी और मुझे मेरी गलती का एहसास कराने के लिए भी। माही मुस्कुराते हुए वीर से प्रॉमिस करती है और उसकी बात सुनकर वीर के चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आ जाती है। फाइनली अब स्क्वाड में सब स्मूथली चलेगा। गुड, तो अब जाओ और जाकर आराम करो और कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। टेक केयर। वीर का ऑर्डर सुनकर माही यस सर कहकर उसे सैल्यूट करती है और उसके ऑफिस से बाहर चली जाती है। तुम सही थी अवनी, वीर को स्पेशल स्क्वाड का हेड बनाकर तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। आई एम श्योर तुम्हारी ही तरह वीर भी हमारे स्पेशल स्क्वाड को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा और अब मैं भी अपने कॉमरेड यानी कि वीर पर ट्रस्ट करूंगी हमेशा। वीर के ऑफिस से निकलते समय माही मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचती है। माही के वीर के ऑफिस से जाने के बाद वीर भी टेलीपोर्ट होकर वापस बेलगांव मिलिट्री एकेडमी पहुंच जाता है और एकेडमी वापस पहुंचते ही वीर स्पेशल स्क्वाड के ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग इन करता है। स्पेशल स्क्वाड के ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद वीर नोटिस करता है कि विक्रम ने अपने पोस्ट किए हुए मिशन को कंप्लीटेड मार्क कर दिया है। क्योंकि वीर ने इस मिशन को खुद ही सक्सेसफुली पूरा किया था, इसलिए उस ऑनलाइन पोर्टल पर उसके नाम के आगे एस लेवल जीन सोल्यूशन का एक गिफ्ट कार्ड और 10 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। अपने नाम के आगे 10 पॉइंट्स और गिफ्ट कार्ड ऐड हुआ देख वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर इस समय उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या खरीदना चाहिए। इसीलिए वो उस गिफ्ट कार्ड और पॉइंट्स को वैसे ही रहने देता है। एक्चुअली सच ये था कि अगर वीर हाइपर जीन आर्ट्स के कुछ ट्यूटोरियल्स ढूंढ ले तो फिर उसे बस उस हाइपर जीन आर्ट से रिलेटेड जीन सोल्यूशंस ही खरीदने पड़ेंगे और उसके लिए उसे लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इस समय वीर के पास ऐसा कोई ट्यूटोरियल नहीं था जिसके लिए उसे किसी जीन सोल्यूशन की जरूरत पड़े, और जब अभी उसके पास ऐसा कोई ट्यूटोरियल था ही नहीं तो इसलिए वीर खुद को मिले उस गिफ्ट कार्ड का कोई इस्तेमाल भी नहीं कर पाया। चलो कोई बात नहीं, जब सही समय आएगा तब इस गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल भी हो जाएगा। वीर गहरी सांस लेते हुए सोचता है और वहां से उठकर अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश में निकल जाता है। वैसे भी उसे रूही से मिले हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए थे और वीर जानता था कि अब अगर वो जल्द से जल्द अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिला तब तो पक्का उसका शादी से पहले ही डिवोर्स हो जाएगा। वीर अपने ही ख्याल पर हंसता हुआ अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ देर तक ढूंढने के बाद फाइनली रूही वीर को मिल ही जाती है और कुछ देर तक रूठने मनाने के बाद इवेंचुअली वीर को मौका मिल ही जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच करते हुए टाइम स्पेंड करने का। पर वीर, रूही और बाकी सभी इस समय इस बात से अनजान थे कि एक बहुत बड़ा तूफान उन सब की तरफ अपना रास्ता बनाता हुआ आ रहा था, क्योंकि मिलिट्री एकेडमी लीग ने एक प्लेयर को मल्टीपल कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया था और इसीलिए इस साल फतेह आहलूवालिया ने सिर्फ आर्चरी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया था। और फतेह आहलूवालिया के इस डिसीजन की वजह से अचानक से ही सबका स्पेशल अटेंशन मिलिट्री एकेडमी लीग के आर्चरी टूर्नामेंट की तरफ चला गया था और कुछ ही समय में लीग ने प्लेयर्स की लिस्ट और गेम शेड्यूल्स भी पब्लिश कर दिए, जिसके बाद बहुत से लोगों को पता चलता है कि इस साल सेकेंड राउंड में सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी का ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि बेलगांव मिलिट्री एकेडमी होने वाली है। अगर ये वही बेलगांव मिलिट्री एकेडमी है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं तो शायद कोई भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता,
लेकिन फिर लोगों ने नोटिस किया कि बेलगांव मिलिट्री एकेडमी के एक प्लेयर के तौर पर वीर रहेजा का नाम भी लिस्टेड है। और वीर का नाम लिस्ट में देखते ही अचानक से ही लोगों के बीच हलचल मच गई, क्योंकि अचानक से सबको याद आ जाता है कि आफ्टर ऑल वीर एक्चुअल में है तो आर्चरी डिपार्टमेंट का ही स्टूडेंट। ये तो कमाल हो गया, मैंने तो कभी ऐसा होने का सोचा भी नहीं था। अरे एग्जैक्टली, अब तो इस मैच को देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। फतेह आलूवालिया वर्सेस वीर रहेजा, इसे कहते हैं असली मैच। हाँ, मुझे तो बस इतना पता है कि वीर वॉर मशीन और ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग में बहुत ही माहिर है, पर किसी को उसकी आर्चरी स्किल्स के बारे में पता है क्या? नहीं, उसे कभी आर्चरी करते हुए देखा तो नहीं, पर एक आर्चरी स्टूडेंट होने के नाते वो आर्चरी में भी माहिर ही होगा। चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर आई एम श्योर कि उसका फतेह आलूवालिया यानी कि हमारे मॉन्स्टर से कोई भी मुकाबला नहीं होगा। हाँ, मैंने आज तक कोई भी आर्चरी कॉन्टेस्ट नहीं देखा है, लेकिन इस बार मैं ये कॉन्टेस्ट जरूर देखूंगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे फतेह आलूवालिया के लिए। फतेह आलूवालिया, मेरे लिए तो हमेशा से तुम ही नंबर 1 रहोगे। मिलिट्री एकेडमी का सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन है भाई? फतेह आलूवालिया। देखो, मैं मानता हूं कि वीर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फतेह के अगेंस्ट उसका कोई चांस नहीं है। वीर फतेह से कमजोर है, और वीर के टीममेट्स तो सिर्फ फतेह से ही नहीं बल्कि फतेह के टीममेट से भी कहीं ज्यादा कमजोर हैं। इस बात पर तो अब कोई सस्पेंस भी नहीं बचा है कि टीम कंपटीशन में विनर कौन होगा। मैं तो बस ये उम्मीद करता हूं कि वीर इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करे। फतेह हो या वीर, मेरे तो दोनों ही फेवरेट हैं, और मैं तो दोनों ही को सपोर्ट करता हूं, इसलिए दोनों में से जो भी हारेगा मुझे इक्वली दुख होगा। बहुत ही दुख की बात है कि इस साल फतेह सिर्फ आर्चरी टूर्नामेंट में ही पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं सच में उसकी वॉर मशीन परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस था यार। तुम वॉर मशीन की बात कर रहे हो, मैं तो उसे वॉर मशीन कंपटीशन से ज्यादा मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में देखना चाहता था। फतेह आलूवालिया हमारा फॉरएवर किंग। देखो, चाहे जो भी हो और चाहे कोई भी ये मैच हारे या जीते, पर मॉरल ऑफ द स्टोरी तो ये है कि इस मैच को देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। एग्जैक्टली, मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि वीर इस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करे ताकि हम उसे एक लंबे समय तक देख पाएं। प्लेयर्स की लिस्ट आने के बाद इंटरनेट पर लोगों में हलचल मच गई थी, और हर कंपटीशन की तरह इस कंपटीशन के लिए भी सबने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दिया था। इंटरनेट पर लोगों के ओपिनियन के हिसाब से किसी को भी नहीं लगता था कि इस बार आर्चरी टूर्नामेंट में किसी भी एंगल से सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी हार सकती है। आफ्टर ऑल, फतेह आलूवालिया ने 3 साल तक लगातार किसी भी कैटेगरी का कोई मैच हारे बिना इस मिलिट्री एकेडमी लीग पर राज किया है, तो फिर वो अब कैसे हार सकता था, और वो भी बेलगांव मिलिट्री एकेडमी से जिसका दूसरा नाम ही हार है। हालांकि ये बात और थी कि वीर को प्लेयर लिस्ट में देखकर लोगों के मन में बेलगांव मिलिट्री एकेडमी को लेकर कुछ उम्मीदें बंधी थीं, लेकिन फिर वीर का ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी का फतेह आलूवालिया था, जो आज तक किसी से नहीं हारा था। तभी तो उसे मॉन्स्टर कहा जाता था। इसीलिए लोगों को बेलगांव मिलिट्री एकेडमी से जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी भी, वो भी खत्म हो गईं। रही बात वीर की, तो लोगों के ओपिनियन के हिसाब से भले ही वीर वॉर मशीन और ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पर फिर भी लोगों को ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वीर फतेह आलूवालिया का मुकाबला कर सकता है। यहां तक कि शिखर गुलाटी, जिसे हमेशा से ही वीर पर और उसकी परफॉर्मेंस पर भरोसा रहा है, वो भी लीग के प्लेयर्स की लिस्ट और गेम शेड्यूल पब्लिश करने के बाद काफी कंफ्यूज सा हो गया था। वैसे तो उसे वीर पर पूरा भरोसा था, पर इस बार वीर का ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि फतेह आलूवालिया था, और इसीलिए इस बार खुद शिखर गुलाटी भी हमेशा की तरह मैच के रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं था। शिखर गुलाटी जानता था कि वीर और बेलगांव मिलिट्री एकेडमी के लिए ये कंपटीशन आसान नहीं होगा, और इसीलिए इस समय वो बेलगांव मिलिट्री एकेडमी और वीर को गुड लक विश करने के बजाय और कुछ नहीं कर सकता था। अगर एक टाइम के लिए बेलगांव मिलिट्री एकेडमी या वीर का ओपोनेंट सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी या फतेह आलूवालिया न होकर कोई और होता, तब शायद शिखर गुलाटी को इतना डर नहीं लगता, और वो हमेशा की ही तरह इस बार भी कॉन्फिडेंटली वीर की जीत को प्रिडिक्ट कर देता। लेकिन शिखर गुलाटी ने फतेह आलूवालिया के पहले के गेम्स देखे हैं, और उन्हें देखने के बाद न चाहते हुए भी शिखर गुलाटी को एडमिट करना पड़ा था कि फतेह आलूवालिया वाकई में एक मॉन्स्टर ही है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। सिर्फ मिलिट्री एकेडमी लीग में ही नहीं बल्कि अनएवॉल्व्ड लोगों की पूरी पॉपुलेशन में फतेह आलूवालिया को टक्कर देने वाला कोई नहीं था, शायद वीर भी नहीं। सच पूछो तो फतेह आलूवालिया में शिखर गुलाटी को एक भी कमी नजर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो ये प्रिडिक्ट कर सके कि इस बार मिलिट्री एकेडमी लीग में आर्चरी टूर्नामेंट का मैच फतेह आलूवालिया हार भी सकता है। वैसे वीर ने तो शिखर गुलाटी को अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा ही सरप्राइज किया है, और इस बार भी कहीं न कहीं शिखर गुलाटी को भरोसा था कि वीर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन फतेह आलूवालिया की वजह से शिखर गुलाटी को खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था। इनफैक्ट शिखर गुलाटी को तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे फतेह आलूवालिया के अगेंस्ट वीर को नहीं बल्कि खुद उसे ही ये कॉम्पिटिशन लड़ना हो। और ऐसा हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल फतेह आलूवालिया की रेपुटेशन ही ऐसी है। जो इंसान पिछले 3 साल से मिलिट्री एकेडमी लीग का बेताज बादशाह रहा हो, वो तो किसी को भी प्रेशर फील करा ही सकता है, चाहे फतेह आलूवालिया के अगेंस्ट कोई भी ओपोनेंट क्यों ना आ जाए, और चाहे वो ओपोनेंट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर अंत में जीत हमेशा फतेह आलूवालिया यानी कि मॉन्स्टर की ही होती थी। एक परफेक्ट मॉन्स्टर। फतेह के मैचेस देखने के बाद
शिखर गुलाटी के मुंह से यही शब्द निकले थे। अब क्या होगा सर? आपको लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी वीर या बेलगांव मिलिट्री एकेडमी जीत पाएगी? पास में ही खड़ी रमोना शेट्टी शिखर गुलाटी को टेंस देखकर उससे पूछती है। पता नहीं रमोना, ये पहली बार है जब मैं चाहकर भी इस कंपटीशन को लेकर कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं। अपने हाथों से अपना चेहरा रब करते हुए शिखर गुलाटी एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, पर सर आपको तो वीर रहेजा पर पूरा भरोसा था ना, और ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग मैच में उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे भी इस बात पर भरोसा है कि वीर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा सर। फिर भी आपको ये डाउट क्यों हो रहा है? रमोना की समझ में नहीं आ रहा था कि उसका जो बॉस कल तक वीर की तारीफ करते नहीं थकता था, वो आज वीर की परफॉर्मेंस को लेकर इतना डाउटफुल क्यों है। बात ये नहीं है रमोना कि मैं वीर या उसकी परफॉर्मेंस पर भरोसा करता हूं या नहीं। इनफैक्ट मुझे आज भी वीर और उसकी परफॉर्मेंस पर वही कॉन्फिडेंस है जो पहले था, पर इस बार वीर का सामना फतेह आलूवालिया से हो रहा है और फतेह से मुकाबला करना आसान नहीं है, इसीलिए मैं इतना ज्यादा टेंस्ड हूं। शिखर गुलाटी रमोना से कहता है और उसकी बात सुनकर रमोना और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। इनफैक्ट रमोना को अभी भी शिखर गुलाटी के टेंस्ड होने का क्लियर रीजन समझ नहीं आ रहा था कि इस बार क्यों शिखर गुलाटी वीर को लेकर श्योर नहीं है। आप शायद अपनी जगह पर ठीक हैं सर, पर जहां तक मुझे याद है ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग मैच में सेंट थॉमस के शक्ति को भी लेकर सबकी यही राय थी, पर अंत में उस मैच में क्या हुआ था वो आप और मैं दोनों ही जानते हैं। इनफैक्ट आप ही ने तो मुझे रियलाइज कराया था कि ओपोनेंट चाहे जो भी हो, पर वीर अगर अपने पर आ जाए तो अपने से स्ट्रांग प्लेयर का मुकाबला बड़ी आसानी से कर सकता है, और अब आप ही ऐसी बात कर रहे हैं। रमोना शिखर गुलाटी से कहती है और उसकी बात सुनकर शिखर गुलाटी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। ब्लैक एंड व्हाइट कंपटीशन के उस मैच के बाद से रमोना में बहुत से चेंजेस आए थे और वो चेंजेस अच्छे थे। उस मैच के बाद से रमोना शिखर गुलाटी के हर डिसीजन पर ट्रस्ट करने लगी थी और शिखर गुलाटी को यह देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि जो रमोना पहले वीर के अगेंस्ट थी, आज वही रमोना शिखर गुलाटी को कन्विंस कर रही है वीर पर भरोसा रखने के लिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रमोना, पर शक्ति और फतेह में बहुत फर्क है। शक्ति को अगर हम एक समझदार इंसान की तरह डिस्क्राइब करेंगे तो फतेह को एक रूलर कहा जा सकता है जो अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पर मुझे खुशी है कि मेरी तरह तुम्हें भी वीर और उसकी परफॉर्मेंस पर भरोसा होने लगा है, और तुम्हारी एक बात से मैं अग्री करता हूं कि अगर वीर अपने पर आ जाए तो पल भर में ही सारा खेल पलट के रख देगा। उम्मीद करता हूं कि इस मैच में भी ऐसा ही कुछ हो। खैर, वक्त आने पर सब पता चल ही जाएगा। शिखर गुलाटी हल्का सा मुस्कुराता हुआ कहता है और उसकी बात समझते हुए रमोना हाँ में सर हिलाती है। तो सर अब हम क्या करेंगे? रमोना शिखर गुलाटी से पूछती है। इंतजार, और कर भी क्या सकते हैं? शिखर गुलाटी एक गहरी सांस लेते हुए रमोना से कहता है। वैसे माहौल तो इस समय बेलगांव मिलिट्री एकेडमी में भी बहुत टेंस था। ट्रेनिंग के समय आर्चरी टीम काफी ज्यादा डिप्रेस्ड मूड में थी। जब से उन्हें लीग की पब्लिश की हुई प्लेयर्स लिस्ट और गेम शेड्यूल के बारे में पता चला है, तब से बेलगांव मिलिट्री एकेडमी की आर्चरी टीम के कई पुराने मेंबर्स को इस आर्चरी टूर्नामेंट के सेकेंड राउंड में सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी से सामना करने में डर लग रहा था। उनका कॉन्फिडेंस तो पहले से ही थोड़ा हिला हुआ था, पर फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें यह विश्वास था कि जब तक उनका सामना फतेह आलूवालिया से नहीं होगा, वो लोग आसानी से इस आर्चरी टूर्नामेंट में सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी का सामना कर लेंगे। पर अब जब उन्हें यह पता चला कि इस साल फतेह ने आर्चरी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया है, और तो और इस टूर्नामेंट के सेकेंड राउंड में ही उन सबका सामना फतेह और उसकी टीम से होने वाला है, तब उन सबका रहा सहा कॉन्फिडेंस भी हवा हो गया था। फतेह आलूवालिया, जिसका दूसरा नाम कभी न हारने वाला मॉन्स्टर था, उससे मुकाबला करना नए मेंबर्स तो क्या पुराने मेंबर्स के भी बस की बात नहीं थी। आर्चरी टीम के पुराने मेंबर्स के लिए यह प्रेशर वाकई में बहुत ज्यादा था। मिलिट्री एकेडमी लीग के इस शेड्यूल ने श्रेया महाजन के प्लान को भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। पहले श्रेया महाजन का प्लान यह था कि वो टीम को शुरुआत के मैचेस के राउंड्स प्रैक्टिस करने का मौका देगी। इस तरह से शुरुआत के मैचेस बेलगांव मिलिट्री एकेडमी की आर्चरी टीम के लिए एक वार्म अप का काम करेंगे, ताकि जब उनकी एकेडमी की आर्चरी टीम का सेंट्रल एकेडमी की टीम से मुकाबला हो, तब तक वो लोग फिजिकली और मेंटली इतने ज्यादा तैयार हो जाएं कि उन्हें सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी का सामना करने से डर न लगे। श्रेया महाजन को विश्वास था कि वीर के उनकी आर्चरी टीम में होने के बाद उनकी आर्चरी टीम कम से कम 5th राउंड तक तो पहुंच ही जाएगी, और एक बार जब बेलगांव मिलिट्री एकेडमी की टीम के बाकी मेंबर्स को इतनी प्रैक्टिस और इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब वो बिना डरे ही सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी का सामना कर लेंगे। उसके बाद भले ही वो लोग इस टूर्नामेंट में ना भी जीतें, पर फिर भी उनकी परफॉर्मेंस हर बार से अच्छी ही रहेगी। लेकिन अब मिलिट्री एकेडमी लीग के इस शेड्यूल को देखने के बाद टेंशन के मारे श्रेया महाजन की भी हालत खराब हो रही थी। मिलिट्री एकेडमी लीग के शेड्यूल के हिसाब से टूर्नामेंट के सेकेंड राउंड में ही उनका सामना फतेह आलूवालिया यानी के मॉन्स्टर से होने वाला है, और अगर टूर्नामेंट के सेकेंड ही राउंड में वो लोग हार गए, तब न सिर्फ ये बेलगांव मिलिट्री एकेडमी की आर्चरी टीम के कॉन्फिडेंस को चोट पहुंचाएगा, बल्कि बेलगांव मिलिट्री एकेडमी की रैंकिंग भी पिछले साल की रैंकिंग से कहीं ज्यादा बदतर हो जाएगी। इसलिए
श्रेया महाजन जानती थी कि वो लोग किसी भी कीमत में इस राउंड में हार नहीं सकते थे, पर इस समय जो सिनारियो चल रहा था उसके बाद, वीर के आर्चरी टीम में होने के बाद भी श्रेया महाजन कॉन्फिडेंट नहीं थी कि वो लोग इस टूर्नामेंट में जीत ही जाएंगे। आफ्टर ऑल, आर्चरी टूर्नामेंट का सबसे मेन आइटम एक टीम मैच होता है, जबकि एक इंडिविजुअल मैच एक प्लेयर के परफॉर्मिंग नेचर को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन मिलिट्री एकेडमी लीग में पार्टिसिपेट करने वाली हर एकेडमी की रैंकिंग टीम मैच पर ही डिपेंड करती है। बेलगांव मिलिट्री एकेडमी की आर्चरी टीम में वीर के अलावा ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिन पर इस आर्चरी टूर्नामेंट के लिए डिपेंड किया जा सकता था। टीम के पुराने मेंबर्स लगातार हो रही हार की वजह से काफी हद तक अपना कॉन्फिडेंस खो चुके थे और नए मेंबर्स पर इतने बड़े गेम को लेकर अभी तक ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था। इस करंट सिचुएशन ने श्रेया महाजन के सामने बहुत सी मुश्किलें पैदा कर दी थी। ये आपने ठीक नहीं किया भगवान जी, बाकी सब कुछ छोड़कर आपको मेरी ही किस्मत इतनी खराब लिखनी थी, अब क्या होगा? एक गहरी सांस लेते हुए श्रेया महाजन मन ही मन सोचती है। पर श्रेया महाजन ये भी जानती थी कि चाहे उसकी किस्मत कितनी ही खराब क्यों ना हो, एक कोच होने के नाते उसे अपनी टीम के कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देना ही था। हालांकि ये बात और थी कि श्रेया की ये कोशिश हर तरह से बेकार जा रही थी। बेसिकली जब से आर्चरी टीम के पुराने मेंबर्स को पता चला है कि इस आर्चरी टूर्नामेंट के सेकेंड राउंड में ही उनका सामना फतेह आलूवालिया और उसकी टीम से होने वाला है, तब से सभी ये सोचकर बैठ गए हैं कि उन सब की हार निश्चित है। इसलिए अगर किसी तरह से वो लोग सेकेंड राउंड तक पहुंच भी जाते हैं, तब भी उनका इस कंपटीशन में हारना तय था। और उन सब की ये सोच श्रेया महाजन की हर कोशिश पर भारी पड़ गई थी। बहुत ही बुरा हुआ है यार, आर्चरी टूर्नामेंट के दूसरे ही राउंड में इतना स्ट्रांग ओपोनेंट कैसे करेंगे यार? न चाहते हुए भी हरमन कंप्लेन किए बगैर रह नहीं पाता है। क्यों, इसमें क्या बुराई है? इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। स्ट्रांग ओपोनेंट्स ही हमें और ज्यादा प्रोग्रेस करने का मौका देते हैं। आफ्टर ऑल, वीक ओपोनेंट के अगेंस्ट स्कोर करने का क्या फायदा होगा? अपने यूजुअल बिहेवियर के चलते हमेशा की ही तरह मोहित बहुत ही पॉजिटिव और एक्साइटेड होते हुए कहता है। उसकी आवाज और उसकी आंखें उम्मीदों से भरी हुई थीं। तुम्हारा ये पॉजिटिव अप्रोच अच्छा है मोहित, पर प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। भले ही ज्यादा प्रोग्रेस करने का मौका मिले, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम मिलेगी। हमारी करंट टीम के साथ वीर के होने के बाद भी हम लोग सेकेंड राउंड के पार नहीं जा पाएंगे। तुषार बहुत ही कैजुअली मोहित से कहता है। जब तक हमें ग्रो करने का मौका मिल रहा है, तब तक रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं, इस बात से इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और अभी तक तो हमने कोशिश भी नहीं की है, तो बिना कोशिश किए तुम ये कैसे कह सकते हो कि हम हार जाएंगे? कम से कम एक बार कोशिश तो करनी चाहिए ना। क्यों वीर, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? तुम मेरी बात से अग्री करते हो या नहीं? मोहित वीर से पूछता है। ऑफ कोर्स हम ही जीतेंगे। तुम्हें नहीं लगता ये टूर्नामेंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है? वीर स्माइल करते हुए मोहित से पूछता है। इंटरेस्टिंग? इसमें ऐसा क्या इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है तुम्हें वीर, जो हमें नजर नहीं आ रहा है? वीर की बात सुनकर हरमन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है। देखो बहुत सिंपल है, सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी इस मिलिट्री एकेडमी लीग की किंग है और फतेह आलूवालिया नंबर 1 मिलिट्री एकेडमी स्टूडेंट। तो जरा सोचो कि अगर ऐसे में हम उन्हें हरा देते हैं तो हम सिर्फ ये कंपटीशन ही नहीं जीतेंगे बल्कि एक दौर को भी खत्म कर देंगे। तुम्हें नहीं लगता कि ये इंटरेस्टिंग है? मुस्कुराता हुआ वीर हरमन से पूछता है। नहीं, मुझे ये किसी भी एंगल से इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। तुम जो सोच रहे हो वीर, वो मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा है, पर उसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। एक दौर का अंत होगा। लाइक रियली, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है वीर, जहां पर अंत में हीरो की ही जीत होती है। ये रियल लाइफ है और इस रियल लाइफ की सच्चाई ये है कि हमारा जो ओपोनेंट है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है वो। और ऐसे ओपोनेंट के होते हुए ये बेकार के शेख चिल्ली के सपने देखने से ज्यादा मैं एक कमजोर ओपोनेंट बनना ज्यादा प्रेफर करूंगा। ये सच चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, पर हरमन को अपने चेहरे पर स्माइल के साथ इस सच को मानना ही पड़ता है। वो ऐसी कोई भी झूठी उम्मीद नहीं रखना चाहता था जिसके टूटने पर उसे दर्द हो। हरमन सही कह रहा है वीर, तुम फतेह आलूवालिया को लाइटली मत लो, वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। हरमन की बात से अग्री करता हुआ तुषार वीर से कहता है। मैं कभी भी किसी को लाइटली नहीं लेता हूं और ये बात तुम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो। पर हाँ, ये भी सच है कि मुझे अभी भी यही लगता है कि ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तुम खुद ही सोच कर देखो, ये सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी वाले इस मिलिट्री एकेडमी लीग में अपनी रियासत जमाकर बैठे हैं, तो ऐसे में एक रियासत को खत्म करके उसे इतिहास के पन्नों में गाड़ देना ये इंटरेस्टिंग नहीं है? एटलीस्ट मुझे तो इससे ज्यादा एक्साइटिंग और कुछ लग ही नहीं रहा। वीर बहुत ही सीरियस टोन में कहता है और उसकी बात सुनकर हरमन और तुषार दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम वीर, और कोई तुम्हारी इस बात को सपोर्ट करे या ना करे, पर मैं तुम्हारी इस बात को पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं। मोहित की आंखों में इस समय एक अलग ही आग जल रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उससे इंतजार नहीं हो रहा है इस मैच को लड़ने का। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि तुम लोग कितनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। आई मीन, कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे मौके पर इस तरह की बातें नहीं करेगा जैसी बातें तुम दोनों कर रहे हो। लेकिन अब क्योंकि हम सब रूममेट्स हैं, इसलिए अगर तुम इस टूर्नामेंट में जाने का डिसीजन लेते हो तो मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। पर मुझे डर सिर्फ एक ही बात का है
क्या कोच हमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका देगी? हरमन थोड़ा टेंशन में कहता है। रिलैक्स, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। हमारी कोच बहुत ज्यादा समझदार है और इसीलिए वो इस टूर्नामेंट के लिए टीम के उन पुराने मेंबर्स को तो बिल्कुल भी नहीं भेजेंगी जिनका इस कंपटीशन को लेकर सारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो चुका है। इसलिए ऐसे में 99% चांसेस यही हैं कि हमारी एकेडमी को हम लोग ही रिप्रेजेंट करेंगे। तुषार अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है और उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब सबको इंतजार था तो बस श्रेया महाजन के फैसले का और मिलिट्री एकेडमी लीग के शुरू होने का। अपने रूममेट्स के साथ टूर्नामेंट के बारे में डिस्कस करने के बाद वीर लंच के लिए कैफेटेरिया जा ही रहा था कि तभी अचानक से उसका फोन बजता है और उसका कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। अपने फोन की स्क्रीन पर वीर को कबीर मदान का नाम फ्लैश होता हुआ नजर आता है और वीर नोटिस करता है कि यह दरअसल एक वीडियो कॉल है। जैसे ही वीर उस कॉल को आंसर करता है वो देखता है कि स्क्रीन पर कबीर मदान के साथ साथ समर प्रताप भी मौजूद है और उन दोनों को इस तरह से साथ में कॉल करता हुआ देखकर वीर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वीर, सच सच बताओ, क्या तुमने मिलिट्री एकेडमी लीग के आर्चरी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया है? वीर के कॉल आंसर करते ही कबीर जल्दी से उससे पूछता है। मैं आर्चरी डिपार्टमेंट में हूं और एकेडमी की आर्चरी टीम का मेंबर होने के नाते डेफिनेटली मैं इस आर्चरी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगा। क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? और तुमने ये पूछने के लिए मुझे अचानक से कॉल किया है? कबीर की बात सुनकर वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से कबीर को इस बात से फर्क क्यों पड़ने लगा कि वीर इस आर्चरी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं। वीर की बात सुनने के बाद कबीर उसे कोई जवाब नहीं देता है और थोड़ा टेंस नजर आता है। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस टूर्नामेंट में जीत सकते हो? वीर की बात का जवाब देने के बजाय समर प्रताप भी वीर से अगला सवाल करता है। पता नहीं, अब ये तो टूर्नामेंट में मैच खेलने के बाद ही पता चलेगा, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग ये सब क्यों पूछ रहे हो। जहां तक मुझे पता है कि तुम दोनों में से कोई भी इस आर्चरी टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। फिर वीर कबीर और समर प्रताप से पूछता है। यह सच है कि वीर श्योर नहीं था कि इस आर्चरी टूर्नामेंट में वो जीतेगा या नहीं। आफ्टर ऑल उसका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि फतेह आलूवालिया है, जो इतना स्ट्रांग है कि उसे लड़ने से पहले वीर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो इस टूर्नामेंट को जीतेगा या नहीं। लेकिन एक सच ये भी है कि वीर इस कंपटीशन को जीतने की पूरी कोशिश करेगा ताकि जैसा उसने सोचा था वो फतेह आलूवालिया के दौर का अंत कर सके। पर वीर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कबीर मदान और समर प्रताप को अचानक से उसके आर्चरी टूर्नामेंट में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। जब वो लोग इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वीर ये आर्चरी टूर्नामेंट जीत सकता है या नहीं, अनलेस उन लोगों की फतेह से कोई दुश्मनी ना हो या उन लोगों ने वीर पर किसी तरह का सट्टा ना लगाया हो। वीर को ऐसा कोई रीजन समझ नहीं आ रहा था जिसकी वजह से कबीर और समर प्रताप को वीर के इस आर्चरी टूर्नामेंट में इतना इंटरेस्ट आ रहा हो। मेरी नजर तुम पर और तुम्हारे इस गेम पर रहेगी, मुझे निराश मत करना। वीर के सवाल का जवाब देने के बजाय समर प्रताप बहुत ही शांति से वीर से कहता है। समर प्रताप की बात सुनकर वीर बहुत ही अजीब ढंग से उसे देखता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर समर प्रताप के ये कहने का क्या मतलब है। आखिर क्या मतलब हुआ इसका कि समर प्रताप की नजर वीर के गेम पर रहेगी? कहीं सचमुच तो नहीं इन दोनों ने मुझ पर सट्टा लगा दिया है? समर की बातों से कंफ्यूज्ड वीर मन ही मन सोचता है। वीर, मैं तुम्हें बताता हूं कि एग्जैक्टली क्या बात है। दरअसल ये फतेह आलूवालिया उसी स्कूल में था जिसमें समर पढ़ता था और स्ट्रेंथ के मामले में वो समर के जितना ही स्ट्रांग है, पर अनफॉर्चुनेटली बाद में उसे सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी में ट्रांसफर कर दिया गया और समर और फतेह को आपस में एक प्रॉपर फाइट करने का कभी मौका ही नहीं मिला। अभी हमें पता चला कि इस साल होने वाले मिलिट्री एकेडमी लीग के आर्चरी टूर्नामेंट में फतेह आलूवालिया पार्टिसिपेट कर रहा है और फिर हमें पता चला कि तुम भी उसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो और इस टूर्नामेंट के सेकंड राउंड में तुम्हारी एकेडमी की टीम का मुकाबला फतेह और उसकी टीम से होने वाला है। तो बस हमने तुम्हें कॉल लगा दिया। वीर, तुम्हारे लिए फतेह आलूवालिया से लड़ना आसान नहीं होगा, ये जंग बहुत ही मुश्किल होने वाली है। तो अब तुम्हें नर्वस फील हुआ? वीर को इतना कंफ्यूज देखकर कबीर उसे सब कुछ एक्सप्लेन किए बिना रह नहीं पाया। वेल, मैंने हारने के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं और जिस चीज के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं उसे लेकर मैं नर्वस क्यों रहूं? कबीर की बातें सुनने के बाद वीर बहुत ही कैजुअली अपने कंधे उचकाते हुए कहता है और उसकी बात सुनकर कबीर और समर थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाते हैं। अगर फतेह आलूवालिया ये सुन लेगा ना तो कसम से बहुत खुश हो जाएगा। तो मैं उसे बता दूं कि तुमने अभी अभी क्या कहा है? वीर की बात सुनने के बाद कबीर अपने चेहरे पर 440 वॉट की स्माइल लाते हुए कहता है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। कबीर की बात का वीर बहुत ही कैजुअली जवाब देता है और उसकी बात सुनकर कबीर हंसने लगता है। देखो, हंसी मजाक अपनी जगह, पर ऑन अ सीरियस नोट तुम्हें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है वीर। फतेह आलूवालिया बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग लड़का है। इनफैक्ट उसके जैसा टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। अचानक से समर कबीर और वीर की बात को बीच में काटते हुए ही बहुत ही सीरियस टोन में बोलता है और उसकी बात सुनकर वीर थोड़ा सरप्राइज तो जरूर हो जाता है, पर फिर ज्यादा कुछ कहे बिना समर की बात को सीरियसली समझते हुए हाँ में सर हिला देता है।
वीर जानता था कि अगर समर प्रताप जैसा इंसान किसी को इस तरह का कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो वो इंसान डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा और ऐसे इंसान को कहीं से भी लाइटली नहीं लिया जा सकता है। वेल, तुमसे बात करके लगता है कि तुम इस टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हो। चलो फिर हम लोग फोन रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द टूर्नामेंट। हम लोग तुम्हारा गेम देखने के लिए वहां जरूर आएंगे। बाय। इतना कहकर कबीर जल्दी से फोन रख देता है और तुरंत ही फतेह अहलुवालिया को फोन लगा देता है। नंबर 1 मिलिट्री एकेडमी स्टूडेंट। सुनने में तो टाइटल ये डॉलर के टाइटल से भी कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है। अपनी चिन को अपनी उंगलियों से रब करता हुआ वीर मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है। लेकिन फिर एक सच ये भी था कि उस टाइटल को हासिल करने के लिए उसे सबसे पहले उस लड़के को अपने रास्ते से हटाना होगा जिसका नाम मॉन्स्टर है। समर प्रताप और कबीर से बात करने के बाद वीर इतना तो समझ गया था कि फतेह अहलुवालिया उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है और उसका सामना करना या उससे जीतना इतना आसान नहीं होगा। पर वीर ने भी सोच लिया था कि वो अभी से हार नहीं मानेगा और जीतने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन अगर ओपोनेंट इतना स्ट्रांग और यूनिक है तो जाहिर है कि उसके अगेंस्ट स्ट्रैटेजी भी बहुत ही स्ट्रांग और यूनिक बनानी पड़ेगी। पर सवाल तो ये था कि क्या। यही सब सोचते सोचते वीर को रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो कब कैफेटेरिया पहुंच गया जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड रूही ऑलरेडी उसके लिए एक टेबल बुक करके उसका इंतजार कर रही थी। लकीली इस समय रूही की रूममेट प्रज्ञा उसके साथ नहीं थी, पर यह देखकर वीर को लगा कि उसकी किस्मत शायद इससे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं था कि प्रज्ञा वीर को पसंद नहीं थी, पर हर बार उसकी गलत समय पर एंट्री करने की आदत से वीर काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था और इसीलिए आज प्रज्ञा के यहां ना होने की वजह से वीर काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा था। वीर, मैंने सुना है कि इस बार मिलिट्री एकेडमी लीग के आर्चरी टूर्नामेंट के सेकेंड राउंड में ही हमारी एकेडमी की टीम का सामना फतेह अहलुवालिया और उसकी टीम से होने वाला है। लंच के बीच में रूही अचानक से वीर से पूछती है। हाँ तो उसमें क्या हुआ? वीर अपने खाने का बाइट लेता हुआ रूही से पूछता है। वो तो यही देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था कि रूही आर्चरी टूर्नामेंट को लेकर इतनी ज्यादा कंसर्न है। मैंने सुना कि फतेह अहलुवालिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग प्लेयर है, तो मैं लगता है कि तुम और तुम्हारी टीम उसे और उसकी टीम को इस टूर्नामेंट में हरा पाओगे। वीर के सवाल का जवाब देने के बजाय रूही एक बार फिर उससे पूछती है। वेल, अभी ऐसा कुछ भी कहना मुश्किल होगा। I mean, फतेह वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और काफी यूनिक भी, तो ऐसे में उसके अगेंस्ट हमें जो भी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी वो भी बहुत स्ट्रांग और यूनिक होनी चाहिए। पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि फतेह के अगेंस्ट हम इस कंपटीशन को जीत जाएं। बाकी सब किस्मत पर डिपेंड करता है, वीर रूही से कहता है और उसकी बात सुनकर रूही थोड़ा सोच में पड़ जाती है। वीर, अगर तुम इस टूर्नामेंट में फतेह अहलुवालिया की टीम को हराने में कामयाब हो गए तो रिवॉर्ड के रूप में मैं तुम्हें 4 डेज डीलक्स कपल टूर के लिए मालदीव्स लेकर चलूंगी। सोचो, 4 दिन बस मैं और तुम, और हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं, प्रज्ञा भी नहीं। अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट के साथ रूही आंख मारते हुए वीर से कहती है, 4 डेज डीलक्स कपल स्टोर, मतलब बस मैं और तुम? हाँ। रूही की बात सुनकर वीर की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। अब तो वीर के अंदर इस कंपटीशन को जीतने की इच्छा और ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। पहले तो वीर थोड़ा इंतजार करके बस ये देखना चाहता था कि चीजें कंपटीशन में किस तरह से जाती हैं। साथ ही साथ उसने ये भी सोचा था कि वो इस कंपटीशन को जीतने की हर कोशिश करेगा। पर अब रूही की बात और उसका ये टेम्पटिंग ऑफर सुनकर वीर ने तय कर लिया था कि अब चाहे जो हो जाए पर वो हर हाल में सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी को हरा कर ही रहेगा। 4 डेज डीलक्स कपल स्टोर और अपनी खूबसूरत हॉट गर्लफ्रेंड के साथ उस स्टोर में अकेले होने के ख्याल ने ही वीर के अंदर एक अलग ही जोश भर दिया था। अब तक अगर वीर के लिए यह कंपटीशन जीतना जरूरी था, तो अब रूही के इस ऑफर को सुनने के बाद यह जीत उसके लिए उसके जीने की वजह के बराबर बन गई थी। पर अब सवाल तो यह था कि रूही के इतने टेम्पटिंग ऑफर का आखिर राज क्या है। पर एक मिनट रुको, ये जो तुम मुझे ये कंपटीशन जीतने के लिए रिश्वत दे रही हो, इसके पीछे वजह क्या है? I mean, इससे पहले तो मैंने कभी तुम्हें आर्चरी में इतना इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूं या फिर कोई और वजह है? अचानक से ही वीर को कुछ रियलाइज होता है और वीर अपनी आईब्रोज चढ़ाते हुए रूही से पूछता है, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें खुशी नहीं है क्या कि तुम्हें मेरे साथ 4 दिन अकेले बिताने का मौका मिलेगा? वीर की नजरों से बचती हुई रूही इधर उधर देखते हुए उससे पूछती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे बहुत खुशी है। इनफैक्ट ये ऑफर तो इतना ज्यादा टेम्पटिंग है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी ही सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी और फतेह अहलुवालिया को जाकर हरा दूं। पर अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे इतना टेम्पटिंग ऑफर दिया है तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी ही, और मैं बस उस वजह को जानने के लिए क्यूरियस हूं। अपनी चेयर पर रिलैक्स होकर बैठा वीर अपने चेहरे पर स्माइल के साथ रूही से पूछता है, और उसकी स्माइल देखकर रूही का दिल कर रहा था कि धरती फट जाए और वो अभी उसमें समा जाए। इस इंसान के IQ का इतना तेज होना जरूरी था क्या? रूही मन ही मन वीर की इंटेलिजेंस को कोसते हुए सोचती है।
पर वो ये भी जानती थी कि उसे वीर को सब सच बताना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना वो वीर को जानती थी उस हिसाब से वो ये बात तो दावे से कह सकती थी कि इतनी आसानी से वो वीर इस टॉपिक को नहीं छोड़ेगा। इसलिए एक गहरी सांस लेने के बाद रूही वीर की तरफ देखती है जो उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। एक्चुअली पिछले साल मिलिट्री एकेडमी लीग में मैं हैंड ऑफ गॉड की टीम की लीडर थी और फतेह अहलुवालिया ने बाकी कंपटीशन के साथ साथ हैंड ऑफ गॉड में भी पार्टिसिपेट किया था। और आई थिंक मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि उस मैच में क्या हुआ होगा। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हमारी टीम फतेह अहलुवालिया से वो टूर्नामेंट हार गई और हम टॉप 3 में आना तो दूर, टॉप 16 में भी नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम इस साल फतेह अहलुवालिया को हरा दो। रूही वीर को असली रीज़न बताती है और उसकी बात सुनकर वीर को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। तो तुम चाहती हो कि तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड फतेह अहलुवालिया से तुम्हारी हार का बदला ले, है ना? इसीलिए तुमने मुझे इतना टेम्पटिंग ऑफर दिया है। सच ही कहा है किसी ने कि बदला लेने के मामले में एक लड़की का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वीर अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ कहता है और उसकी बात सुनकर रूही को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब है कि हाँ, मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ, पर सिर्फ यही एक वजह नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि तुम फतेह अहलुवालिया से जीत जाओ। मैं इसलिए भी ऐसा चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस इंसान से मैं हारी हूँ उसी से मेरा बॉयफ्रेंड भी हार जाए। और वैसे भी अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर भी रही हूँ कि तुम फतेह अहलुवालिया से मेरी हार का बदला लोगे तो उसमें गलत ही क्या है? एक लॉयल बॉयफ्रेंड होने के नाते ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड की हार का बदला लो। रूही अपने चेहरे पर बहुत ही क्यूट एक्सप्रेशंस के साथ कहती है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर वीर को उस पर और प्यार आ जाता है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ गलत नहीं है भाई, मेरी गर्लफ्रेंड को कोई हराए और मैं उसे ऐसे ही जाने दूं? अरे लानत है फिर मेरे बॉयफ्रेंड होने पर। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इस आर्चरी टूर्नामेंट में फतेह अहलुवालिया को हराना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया है और चाहे कुछ भी हो जाए अब तो मैं फतेह को हरा कर ही रहूंगा। आफ्टर ऑल मेरी गर्लफ्रेंड की इज्जत मेरी इज्जत है और वैसे भी इतने टेम्पटिंग ऑफर के बाद बंदा यमराज से जाकर लड़ ले, फिर फतेह अहलुवालिया क्या चीज है? वीर आंख मारते हुए रूही से कहता है और उसकी बात का मतलब समझते हुए रूही ब्लश करना शुरू कर देती है। बेशर्म हो तुम। ब्लश करते हुए रूही वीर को हल्का सा पंच मारते हुए उसे कहती है और अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लश करता हुआ देखकर वीर साइड से उसे हक कर लेता है। अब तो वीर को हर हाल में इस टूर्नामेंट को जीतना था, क्योंकि अब उसकी इस जीत के साथ कई चीजें जुड़ गई थीं। उसकी इज्जत, उसके एकेडमी की इज्जत, कबीर और समर प्रताप की एक्सपेक्टेशंस, उसकी गर्लफ्रेंड रूही की इज्जत और उसकी गर्लफ्रेंड का इतना टेम्पटिंग ऑफर। ऐसे में अगर वीर ये कंपटीशन हार जाता है तो वो एक नहीं बल्कि कई लोगों को डिसअपॉइंट कर देगा और ये वीर नहीं चाहता था। और इसीलिए उसने तय कर लिया था कि वो हर स्ट्रैटेजी अपनाएगा लेकिन इस कंपटीशन में हारेगा नहीं। शायद उसकी किस्मत भी उससे यही चाहती थी। तभी तो इस आर्चरी टूर्नामेंट के सेकेंड राउंड में ही वीर की टीम का सामना फतेह अहलुवालिया से हो गया। रूही के इतने टेम्पटिंग ऑफर को सुनने के बाद वीर ने तय कर लिया था कि वो इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा और इसीलिए रूही के साथ लंच के तुरंत बाद ही वीर ने फतेह अहलुवालिया के सभी पुराने मैचेस के वीडियोस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। अगर अपने ओपोनेंट से जीतना है तो उसके स्टाइल और स्ट्रैटेजी को स्टडी करना बहुत जरूरी होता है और वीर इस समय एग्जैक्टली वही कर रहा था। फतेह की कोई भी एक कमजोरी या फ्लॉ जानने की कोशिश कर रहा था जो वीर के लिए उसकी ताकत बन सके। हालांकि ये बात और थी कि उन वीडियोस को काफी देर तक देखने के बाद भी वीर को फतेह की कोई भी कमजोरी या फ्लॉ नजर नहीं आ रहा था। न चाहते हुए भी वीर को यह एडमिट करना ही पड़ रहा था कि फतेह अहलुवालिया वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये फतेह अहलुवालिया वाकई में मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाकर इसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस इंसान में तो कोई कमजोरी या फ्लॉ है ही नहीं। आसान नहीं होगा इससे ये टूर्नामेंट जीतना। फतेह अहलुवालिया के वीडियोस को ध्यान से देखने के बाद वीर एक गहरी सांस लेते हुए सोचता है। फतेह के वीडियोस को देखने के बाद वीर को इस बात पर कोई शक नहीं रह गया था कि फतेह अहलुवालिया स्ट्रेंथ के मामले में वाकई में एक नंबर 1 मिलिट्री एकेडमी स्टूडेंट है, इसलिए उस पर भारी पड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और फतेह के वीडियोस को देखने के बाद जब वीर ने खुद को फतेह अहलुवालिया से कंपेयर किया तब उसे रियलाइज हुआ कि फतेह अहलुवालिया के मुकाबले वो स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों में ही फतेह से कहीं ज्यादा कमजोर है। कबीर ने वीर को बताया था कि वीर की ही तरह फतेह भी टाइटन ग्रह पर चल रहे सीक्रेट मिशन का हिस्सा है और उसने अपने सभी तरह के जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार कर लिया है। पर सभी तरह के जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार करने के बाद भी फतेह अहलुवालिया किसी दूसरे प्लेनेट के किसी दूसरे मिशन पर सिर्फ इसलिए नहीं गया क्योंकि वो अगले साल होने वाले कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस में समर प्रताप से लड़ना चाहता था, वरना वो तो कब का किसी दूसरे प्लेनेट पर जा चुका होता। इसके अलावा फतेह अहलुवालिया जिस हाइपर जीन आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था वो भी बहुत ही कमाल की थी। यहाँ तक कि समर प्रताप और कबीर मदान तक नहीं जानते थे कि फतेह अहलुवालिया आखिर किस तरह की हाइपर जीन आर्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन इतना जरूर पता था कि वो जो भी हाइपर जीन आर्ट है वो इतने अच्छे से काम करती है कि एक एवरेज इंसान जिसने सभी तरह के जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार भी कर लिया है
वो भी कहीं से भी फतेह अहलुवालिया का मुकाबला नहीं कर सकता था। ये सचमुच बहुत मुश्किल होने वाला है। एक टाइम के लिए अगर मैंने अपने सभी तरह के जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार भी कर लिया होता तब भी एक उम्मीद थी कि मैं फतेह अहलुवालिया को हरा ही देता, लेकिन मेरे तो जीन पॉइंट्स भी अभी इस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में मैं कैसे फतेह अहलुवालिया का मुकाबला करूंगा? एक लंबी सांस लेते हुए वीर इस समय बहुत ही गहरी सोच में था। पर वीर ये नहीं जानता था कि जिस तरह से वो अपने ओपोनेंट के बारे में रिसर्च करके उसके वीडियोस स्टडी कर रहा था, वैसे ही उसका ओपोनेंट भी इस समय उसके बारे में रिसर्च करके उसके वीडियोस को स्टडी कर रहा था। जैसे कबीर और समर ने वीर को फतेह के बारे में बताया था, वैसे ही उन दोनों ने फतेह को भी वीर के बारे में बताया था। समर ने वीर से कहा था कि फतेह अहलुवालिया सबसे ज्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग इंसान है, और उसी तरह से समर ने फतेह से भी कहा था कि वो वीर को हल्के में लेने की गलती ना करे, क्योंकि वीर के पास भी टैलेंट और हार्ड वर्क की कमी नहीं है। फतेह अहलुवालिया का माइंड बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी भी लाइटली नहीं लिया था, खास करके उस ओपोनेंट को जिसके बारे में तारीफ करते हुए समर प्रताप की जबान नहीं थकती है। फतेह जानता था कि अगर समर प्रताप किसी की तारीफ कर रहा है तो इस इंसान में जरूर ही कोई खास बात होगी, और इसीलिए फतेह अपने ओपोनेंट को हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहता था। और यही वजह थी कि इंटरनेट पर वीर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी फतेह ने वो इकट्ठा करके रख ली थी, जिसमें स्टारी कप में होने वाला वॉर मशीन कॉन्टेस्ट का वीडियो भी शामिल था। इसके अलावा फतेह वीर का ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग वाला वीडियो और डिवाइन के लिए किया गया उसका एडवर्टीजमेंट का वीडियो भी ध्यान से देख रहा था। इंटरनेट पर वीर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद थी, फतेह ने करीब करीब वो सभी इंफॉर्मेशन और वीडियोस ढूंढ लिए थे। फतेह, इतने ध्यान से ये किसके वीडियोस देख रहे हो? फतेह के कमरे के अंदर आता हुआ युग वालिया फतेह से पूछता है और फिर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। युग वालिया सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी की आर्चरी टीम में नंबर 2 रैंकिंग पर था। दरअसल पहले तो युग वालिया आर्चरी टीम में नहीं बल्कि वॉर मशीन टीम में था। वो सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी की वॉर मशीन टीम का कैप्टन हुआ करता था, और उसने अपनी एकेडमी को वॉर मशीन कॉन्टेस्ट में चैंपियनशिप भी दिलाई थी। लेकिन क्योंकि इस बार फतेह अहलुवालिया आर्चरी टीम में पार्टिसिपेट कर रहा था और उसने युग से कहा था, मैं तुम्हें अपने टीममेट के रूप में देखना चाहता हूं, इसलिए युग को इस बार फतेह के साथ आर्चरी टीम में ट्रांसफर कर दिया गया था। पर इन सब के बावजूद युग वालिया की गिनती मिलिट्री एकेडमी लीग में शामिल होने वाले प्लेयर्स में टॉप के लोगों में आती है। इस आर्चरी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं भी लेता, तब भी युग अकेले ही अपने दम पर टीम को जिताने की काबिलियत रखता था। खैर, अब तो देखना यह था कि किस्मत का ये नया खेल आगे कौन सा मोड़ लेता है और वीर की जिंदगी में और कौन सा बदलाव लाता है। मैं बेलगांव मिलिट्री एकेडमी के वीर रहेजा के वीडियोस देख रहा हूं। अपनी आंखें अभी भी वीर के वीडियोस में गड़ाए हुए फतेह युग की बातों का जवाब देता है। फतेह एक छोटी सी भी डिटेल मिस नहीं करना चाहता था, और इसीलिए युग की बात का जवाब देने के लिए फतेह अपनी गर्दन तक पीछे नहीं घुमाता है। अच्छा हाँ, मैंने बहुत सुना इस इंसान के बारे में। अपनी स्ट्रेंथ और टैलेंट की वजह से बहुत ही कम समय में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया ये, और क्योंकि इसने ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग में शक्ति जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर को हराया था, इसीलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होगा। तो तुम अब तक इसके बारे में और क्या क्या जान पाए हो? फतेह के बगल में बैठता हुआ युग उससे पूछता है। कमाल का प्लेयर है ये। युग के सवाल का फतेह बस यही एक जवाब देता है, और उसकी बात सुनकर युग सरप्राइज हो जाता है और हैरानी से फतेह को देखने लगता है। जितना युग फतेह को जानता था, उस हिसाब से बहुत ही कम लोग थे जिन्हें फतेह ने इस तरह का कोई कमेंट या कॉम्प्लीमेंट दिया हो। एटलीस्ट जितने कॉन्टेस्ट में फतेह और युग ने साथ में पार्टिसिपेट किया था, उनमें युग ने कभी भी फतेह को किसी को भी इस तरह का कॉम्प्लीमेंट देते हुए न तो देखा था और न ही सुना था। शायद ये पहली बार ही है जब युग ने कंपटीशन से पहले ही फतेह को किसी को ऐसा कॉम्प्लीमेंट देते हुए देखा था, और इसीलिए युग इतना ज्यादा शॉक था। अगर फतेह ने ऐसा कहा है तो जरूर इस वीर रहेजा में कोई तो बात होगी। फतेह की बातों पर गौर करता हुआ युग मन ही मन सोचता है, कितना अच्छा प्लेयर है ये। फतेह की बात सुनने के बाद युग बहुत ही सीरियसली उससे पूछता है, इसकी फिटनेस लेवल तुम्हारे बराबर की है, और साथ ही साथ ये अपने ओपोनेंट के दिमाग में चल रहे ख्यालों का जजमेंट बनाने में भी माहिर है। ऐसा लगता है जैसे कि ये लड़का किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है, और ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होती है। वीर के वीडियोस से नजर हटाए बिना फतेह युग को जवाब देता है, और फतेह की बातों को समझता हुआ युग हाँ में सर हिलाता है। तब तो ये टूर्नामेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो फिर ये तो बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई डिसेंट ओपोनेंट भी नहीं होगा तो ये गेम बिल्कुल बोरिंग हो जाएगा। आई मीन वीक ओपोनेंट को हराकर हमें क्या ही मजा आएगा, है ना? युग हंसते हुए फतेह से कहता है, और उसकी बात सुनकर फतेह स्माइल करने लग जाता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये लड़का वाकई में हमारा ओपोनेंट बनने के लायक है। समर ने मुझे पहले ही इसके बारे में काफी कुछ बता रखा है। वैसे तो ये स्ट्रेंथ के मामले में मुझे थोड़ा कमजोर लग रहा है, पर मैं फिर भी इसके सभी वीडियोस देखकर इसके बारे में और भी स्टडी करना चाहता हूँ।
क्योंकि अगर समर ने किसी की इतनी तारीफ की है तो उस इंसान में जरूर ही कोई बात होगी, और ऐसे इंसान को मैं हल्के में नहीं लेना चाहता। और वैसे भी वीर रहेजा की वीडियोस देखने के बाद मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूं कि उस जैसे इंसान के साथ डील करना आसान नहीं होगा। इसलिए मुझे अपनी पूरी तैयारी के साथ इस टूर्नामेंट में उतरना होगा। फतेह भी हंसता हुआ युग से कहता है। वीर की ही तरह फतेह को भी कभी भी किसी ओपोनेंट का डर नहीं रहा है, और इसीलिए उसे वीर का भी डर नहीं था। इनफैक्ट कहीं ना कहीं वो वीर से काफी ज्यादा इंप्रेस था। पर जिस तरह से वीर को ये कंपटीशन जीतने की चाहत थी, वैसे ही फतेह को भी थी, और इसीलिए फतेह कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता था वीर के बारे में और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पता करने के लिए। फतेह की बात को समझते हुए युग हाँ में सर हिलाता है और बियर के 2 कैंस खोलकर एक फतेह को पकड़ाने के बाद उसी के बगल में सोफे पर बैठकर वो भी वीर के वीडियोस देखने लगता है। कुछ देर तक वीर के वीडियोस देखने के बाद युग को रियलाइज होता है कि फतेह जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सही है, और वो और ज्यादा ध्यान से वीर के वीडियोस को देखने लगता है। तुम सही कह रहे थे फतेह, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। भले ही फिजिकली ये तुमसे थोड़ा कमजोर हो, पर मेंटली ये उतना ही स्ट्रांग है जितने कि तुम। वाकई में इससे डील करना आसान नहीं होगा। वैसे इसके टीममेट्स कैसे हैं? इसकी ही तरह स्ट्रांग है या फिर? वीर के सभी वीडियोस को ध्यान से देखने के बाद युग फतेह से पूछता है। ज्यादा अच्छे नहीं है। इतना कहकर फतेह युग को बेलगांव मिलिट्री एकेडमी के दूसरे प्लेयर्स के वीडियोस दिखाना शुरू कर देता है। इससे साफ जाहिर था कि फतेह ने बहुत ही अच्छे से वीर और उसकी टीम की रिसर्च कर रखी थी। इसके टीममेट्स तो बहुत ही ज्यादा वीक हैं, मतलब कि पूरी टीम में अकेला वीर ही ऐसा बंदा है जो हमारा मुकाबला करने के लायक है। पर क्या वो अकेले हमारी पूरी टीम का मुकाबला कर पाएगा? तुम्हें क्या लगता है फतेह? युग ने हमेशा से ही फतेह के स्टाइल को देखा था और उसे उसी की आदत थी, और यही वजह थी कि बेलगांव मिलिट्री एकेडमी के बाकी प्लेयर्स के वीडियोस देखकर युग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ था। पता नहीं यार, अब क्या होगा और क्या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि इस टूर्नामेंट की तैयारी के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। भले ही वीर रहेजा के टीममेट्स कमजोर हों, पर उसके लिए मैं वीर रहेजा को भी कमजोर समझने की गलती कभी नहीं करूंगा। और वैसे भी एक अच्छा प्लेयर वही है जो स्ट्रांग होने के बाद भी कभी अपने ओपोनेंट को खुद से कमजोर न समझे, और इसीलिए मैं भी ये गलती नहीं करना चाहता। अब अगर मुझे इंतजार है तो बस एक ही चीज का, मिलिट्री एकेडमी लीग के आर्चरी टूर्नामेंट का, जहां फाइनली मेरी मुलाकात वीर रहेजा से होगी। अपनी बियर का सिप लेता हुआ फतेह वीर के वीडियोस को एक बार फिर से देखते हुए युग से कहता है। आर्चरी टूर्नामेंट वैसे तो एक बहुत ही अनपॉपुलर गेम था, लेकिन इस साल बात अलग थी, क्योंकि इस साल इस टूर्नामेंट को खास अटेंशन दिया जा रहा था। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इस साल फतेह आलूवालिया ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया था। फतेह और युग के बहुत से फैंस उन्हें सामने से लाइव देखना चाहते थे, और इसीलिए इस टूर्नामेंट को देखने के लिए लोग दूर दूर से इंदौर तक चले आए थे, जहां पर इस साल का यह टूर्नामेंट होने वाला था। जिस तरह से इस टूर्नामेंट को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसे देखकर यह साफ पता चल रहा था कि इस बार का ये आर्चरी टूर्नामेंट कितना ज्यादा पॉपुलर होने वाला था। अलग अलग मिलिट्री एकेडमीज की सभी आर्चरी टीम्स को भी इंदौर लाया गया था, और स्टेडियम के सामने वाले होटल में ही उनके रहने का इंतजाम भी किया गया था। जाहिर है कि बाकी एकेडमीज की टीम की तरह बेलगांव मिलिट्री एकेडमी की टीम भी इंदौर आई हुई थी। जब श्रेया महाजन होटल में टीम के रहने का इंतजाम करने के लिए गई हुई थी, तब बेलगांव मिलिट्री एकेडमी की आर्चरी टीम लॉबी में खड़े होकर बाकी सभी टीम्स को आते जाते हुए देख रही थी। इस बार का ये कंपटीशन कितना ज्यादा टफ होने वाला है, ये उन टीम्स को देखकर साफ पता चल रहा था। एक्सक्यूज मी, क्या तुम बेलगांव मिलिट्री एकेडमी से वीर रहेजा हो? अचानक से ही मिलिट्री एकेडमी की यूनिफॉर्म पहने एक लड़की वीर को देखकर उसके पास आते हुए उससे कहती है। जी हाँ, लेकिन आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या हम पहले मिल चुके हैं? वीर अपने सामने खड़ी लड़की को थोड़ा कंफ्यूज होकर देखते हुए पूछता है, जिसने किसी दूसरी मिलिट्री एकेडमी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और हाथ में एक बो और एरो लिए हुए थी। नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले हैं, पर मैं तुम्हें जानती हूँ। मेरा नाम बानी शर्मा है और मैंने तुम्हारा डिवाइन वाला एडवर्टीजमेंट देखा था। मुझे तुम्हारा वो एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और उस एडवर्टीजमेंट में तुम्हारी परफॉर्मेंस थी। आई मीन, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि तुम वो परफॉर्मेंस सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट के लिए कर रहे हो। मैं तो उसी वक्त से तुम्हारी फ़ैन बन गई हूँ, और अभी जब मैंने तुम्हें इस लॉबी में देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। आई एम हैप्पी कि तुम भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हो। क्या तुम मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हो? वो लड़की, जिसका नाम बानी था, अपने बैग से एक पेन और पेपर निकालकर वीर को बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देखती हुई उससे कहती है, बानी शर्मा, कहीं तुम सेन मिलिट्री एकेडमी वाली बानी शर्मा तो नहीं हो? हरमन की इस बात को सुनकर बेलगांव मिलिट्री एकेडमी की आर्चरी टीम के बहुत से पुराने मेंबर्स उस लड़की को हैरानी से देखने लगते हैं। बानी शर्मा वो नाम था जो सभी मिलिट्री एकेडमीज के ऑलमोस्ट हर आर्चर को पता था। दरअसल पिछले साल के मिलिट्री एकेडमी लीग के समय बानी शर्मा ने एक फ्रेशर होने के बावजूद अपनी उस टीम को लीड किया था, जिसे बहुत कमजोर माना जाता था।
लेकिन बानी शर्मा की लीडरशिप के अंडर वही कमजोर टीम उस टूर्नामेंट में 3rd पोजीशन पर आई थी। बस तभी से बानी शर्मा इतना ज्यादा फेमस हो गई थी कि हर मिलिट्री एकेडमी के हर आर्चर की जबान पर उसी का नाम था। यहां तक कि इस साल भी बानी शर्मा और सेन मिलिट्री एकेडमी को इसी वजह से बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रहा था। तो ऐसे में इतनी फेमस लड़की का वीर से खुद आकर मिलना और तो और वीर से उसका ऑटोग्राफ भी मांगना सभी को बहुत ही ज्यादा हैरान कर रहा था। आफ्टर ऑल ये कोई छोटी बात थोड़ी ही थी कि इतनी फेमस लड़की वीर से खुद आकर ऑटोग्राफ मांगे। पर फिर अगर देखा जाए तो वीर भी तो कोई कम फेमस नहीं था। पिछले कुछ समय में अपनी स्ट्रेंथ और टैलेंट की वजह से वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है। हालांकि ये बात और थी कि आर्चरी में अभी तक वीर ने अपना टैलेंट नहीं दिखाया था और इसीलिए सबको बानी का वीर से मिलना इतना अजीब लग रहा था। क्योंकि वीर ने सिर्फ सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी के टीम मेंबर्स के बारे में रिसर्च किया था, इसलिए उसे दूसरी मिलिट्री एकेडमीज के प्लेयर्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी और ना ही उसने बानी शर्मा का नाम सुना था। वीर के लिए बानी एक नॉर्मल लड़की ही थी जो उसी की तरह इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी और इसीलिए वीर को बानी का उसके पास आकर यूं ऑटोग्राफ मांगना अजीब नहीं लगा। जहां एक तरफ उसकी टीम के कुछ मेंबर्स और बाकी एकेडमीज के प्लेयर्स अपने सामने का नजारा देखकर हैरान थे, वहीं दूसरी तरफ वीर बिना किसी रिएक्शन के मुस्कुराते हुए बानी के दिए हुए पेपर पर अपना साइन करता है और उसे उसका पेपर वापस कर देता है। कर देना चाहती हूं, श्रेया महाजन मुस्कुराते हुए कहती है और उसकी बात सुनकर टीम मैनेजर बस सर हिला देता है। इस तरफ डिनर के बाद बेलगांव मिलिट्री एकेडमी की टीम ट्रेनिंग के लिए अपने होटल के सामने बने स्टेडियम की तरफ चली जाती है, जहां पर अगले 10 दिन कंपटीशन होने वाला था। जहां टीम के बाकी मेंबर्स स्टेडियम की खूबसूरती को काफी ज्यादा हैरानी से देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वीर स्टेडियम के हर एक कोने को बहुत ध्यान से देख रहा था। वीर, वो देखो, फतेह अहलूवालिया। वेन्यू पर पहुंचने के बाद हरमन धीरे से वीर के कान में कहता है, पर उसकी ये बात टीम के बाकी मेंबर्स के कानों तक भी पहुंच जाती है और फिर सभी हरमन के बताए हुए डायरेक्शन की तरफ देखते हैं। यहाँ सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी की आर्चरी टीम ट्रेनिंग करती हुई नजर आती है। फतेह अहलूवालिया इस समय अपने से 300 फीट की दूरी पर मौजूद एक मूविंग टारगेट को शूट कर रहा था और यह लगातार 8वीं बार था जब फतेह का तीर निशाने पर लगा था, जिसे आर्चरी की भाषा में बुलजाई भी कहा जाता है। यह तो बहुत ही कमाल का निशानेबाज है, कितना सटीक निशाना इसका। फतेह की परफॉर्मेंस देखकर तुषार उसे कॉम्प्लीमेंट दिए बिना रह नहीं पाया। वाकई में अब पता चला कि लोग इसे मॉन्स्टर क्यों बुलाते हैं। हरमन भी तुषार की बातों से अग्री करता हुआ कहता है, क्या तुम ही बेलगांव मिलिट्री एकेडमी से वीर रह जाओ? अभी वो सब फतेह की परफॉर्मेंस देखने के बाद आपस में डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक लड़का अपने हाथों में अपना बोल लिए हुए वीर के पास आकर थोड़ी दबंग आवाज में उससे कहता है, इसे भी वीर का ऑटोग्राफ चाहिए क्या? ये वीर में ऐसा है क्या? लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी इसके लिए इतना ज्यादा पागल है? उस लड़के को वीर के पास आता हुआ देखकर हरमन हल्का सा बुदबुदाते हुए कहता है और उसकी ये बात टीम के बाकी मेंबर्स सुन लेते हैं, जिसके बाद उन्हें हल्की सी हंसी आ जाती है। जी हाँ, पर आप कौन? वीर अपने सामने खड़े उस लड़के को ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखता है और उससे पूछता है। बहुत कोशिशों के बाद भी वीर अपने सामने खड़े उस लड़के को पहचान नहीं पा रहा था, पर एक बात के लिए तो वो श्योर था कि ये लड़का सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी का तो नहीं है। मेरा नाम सौरभ दत्ता है और मैं स्मिथ मिलिट्री एकेडमी से हूँ। मेरे नाम को और मुझे अच्छे से याद रखना, क्योंकि मैं और मेरी टीम तुम्हें और तुम्हारी टीम को हराकर सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी का मुकाबला करने के लिए 2nd राउंड में जाएंगे। वीर के सामने खड़ा वो लड़का जिसका नाम सौरभ था काफी एरोगेंटली उससे कहता है। सौरभ की बात सुनकर वीर के बाकी टीम मेंबर्स बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं, लेकिन वीर के फेस पर गुस्से या चिढ़ के कोई भी एक्सप्रेशंस नजर नहीं आते। उल्टा उस लड़के सौरभ की बात सुनकर वीर बस स्माइल कर देता है और सौरभ से कुछ नहीं कहता है। हालांकि ये बात और थी कि सौरभ की बात सुनकर हरमन को सबसे ज्यादा गुस्सा आया था और उस लड़के का दिमाग टिकाने लगाने के लिए हरमन कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी एक और इंसान चलता हुआ उनकी तरफ आता है। हरमन कुछ बोलने के लिए अपना मुंह तो खोलता है, पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता है, बल्कि हैरानी से उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो शॉक्ड होकर उस इंसान को देखने लगता है जो अभी अभी उन सब के पास आकर उन सब के सामने खड़ा हो गया था। और सिर्फ हरमन ही नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट सभी लोग उस इंसान को हैरानी से अपना मुंह और आंखें खोले देख रहे थे, क्योंकि उनकी तरफ आने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी का फतेह अहलूवालिया था। हाय, मेरा नाम फतेह अहलूवालिया है और मैं सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी से हूँ। फतेह अहलूवालिया वीर के पास आकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वीर से हाथ मिलाने के लिए अपना राइट हैंड उसके सामने कर देता है। सौरभ के ऑपोजिट फतेह की आवाज में जरा सा भी एरोगेंस या घमंड नहीं था और ये देखकर वीर के बाकी टीममेट्स काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गए थे। उन्हें लगा था कि इतना पॉपुलर और फेमस होने की वजह से फतेह अहलूवालिया में बहुत घमंड होगा और वो उन लोगों की तरफ देखेगा भी नहीं, पर सरप्राइजिंगली
फतेह ने न सिर्फ उन लोगों की तरफ देखा बल्कि खुद सामने आकर वीर से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ भी बढ़ाया। ऑफ कोर्स आपको कौन नहीं जानता, मेरा नाम वीर रहेजा है और मैं बेलगांव मिलिट्री एकेडमी से हूँ। हल्का सा स्माइल करता हुआ वीर फतेह से हाथ मिलाते हुए कहता है। ऑफ कोर्स तुम्हें भी कौन नहीं जानता। वैसे मैं तुम्हें तब हाय बोलना चाहता था जब हम मैच में एक दूसरे से मिलते, लेकिन अब जब तुम मुझे यहीं पर मिल गए हो तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें यहीं पर हाय बोल दूं। बाय द वे, मुझे हमारे बीच होने वाले मैच का इंतजार रहेगा। फतेह अहलूवालिया मुस्कुराते हुए वीर से कहता है। मुझे भी। वीर इस समय मुस्कुरा तो रहा था, पर यह बात और थी कि फतेह की बात सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज जरूर हो गया था। अब तक वो जितने भी स्ट्रांग प्लेयर से मिला था वो सब के सब काफी ज्यादा अजीब थे। पहले वो बानी जिसने सामने से आकर वीर से ऑटोग्राफ मांगा था, फिर वो सौरभ दत्ता जिसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके मुकाबले इस टूर्नामेंट में दूसरा कोई और है ही नहीं, और अब ये फतेह अहलूवालिया जो अचानक से आकर वीर से बातें करने लगा। पर फिर भी फतेह की बातें सुनकर वीर को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, न कोई डर, न कोई घबराहट और न ही किसी तरह का शौक। लेकिन टीम के बाकी मेंबर्स और उस स्टेडियम में मौजूद बाकी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। फतेह और वीर का कन्वर्सेशन वेन्यू पर मौजूद और बाकी रिपोर्टर्स के कानों तक भी पहुंच गया था और उन सभी ने अपने दिमाग में लाखों हेडलाइंस बनाना शुरू भी कर दिया था मॉन्स्टर की तरफ से इनविटेशन, एम्परर का कॉम्पिटिटर, बेलगांव मिलिट्री एकेडमी के जीतने के चांसेस और ऐसी कई हेडलाइंस सभी रिपोर्टर्स की तरफ से आ रही थी। लेकिन चाहे जो भी हो, इस इंसिडेंट्स के बाद बहुत से लोग ये जरूर जान गए थे कि फतेह अहलूवालिया बेलगांव मिलिट्री एकेडमी या यूं कहें कि वीर रहेजा को काफी ज्यादा सीरियसली ले रहा था। चाहे बेलगांव मिलिट्री एकेडमी का पिछले टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस कैसा भी रहा हो, लेकिन इसके बावजूद इस टूर्नामेंट में फतेह बेलगांव मिलिट्री एकेडमी को हल्के में नहीं लेना चाहता था और शायद इसकी वजह वीर रहेजा ही था। हालांकि ये बात और थी कि वीर और फतेह को सारी लाइमलाइट मिलने की वजह से सौरभ दत्ता को सभी ने अकेला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंसल्टेड फील कर रहा था। फतेह अहलूवालिया के वहां वेन्यू में होने की वजह से पहले ही लोगों का ध्यान सौरभ दत्ता की तरफ ज्यादा नहीं था, और अब फतेह और वीर की इस छोटी सी मुलाकात की वजह से लोगों का जो थोड़ा बहुत ध्यान भी उसकी तरफ था वो भी खत्म हो गया, और वीर को उसने जो रिमार्क दिया था उसे सभी लोग पल भर में ही भूल गए थे। जाहिर है कि इन सब चीजों के बाद सौरभ दत्ता को इंसल्टिंग तो फील होगा ही, पर अफसोस वो इस समय सिवाय खून का घूंट पीकर रहने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। बाकी सभी रिपोर्टर्स की तरह रमोना शेट्टी भी इस समय स्टेडियम में हो रही ट्रेनिंग का लाइव शो कर रही थी। इसीलिए जाहिर था कि बाकी सारे रिपोर्टर्स की तरह रमोना ने भी वीर और फतेह की इस छोटी सी मुलाकात को देखा ही था। हालांकि ये बात और थी कि अपने सामने इस नज़ारे को देखकर रमोना शेट्टी काफी ज्यादा सरप्राइज थी, पर साथ ही साथ वो काफी ज्यादा खुश भी थी, क्योंकि वो जानती थी कि वीर फतेह की तरफ से ऐसा कमेंट डिजर्व करता है। वैसे तो इस मिलिट्री एकेडमी लीग में रमोना को ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग मैच का लाइव शो करना था, लेकिन फिर भी उसने आर्चरी टूर्नामेंट का लाइव शो करने के लिए वॉलंटियर किया था, क्योंकि वो जानती थी कि वीर इस बार आर्चरी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है। इनफैक्ट रमोना ने खुद जाकर शिखर गुलाटी से कहा था कि वो इस लीग में आर्चरी टूर्नामेंट का लाइव शो करना चाहती है। उसकी बात सुनकर शिखर गुलाटी पहले तो काफी ज्यादा हैरान था, पर फिर उसे खुशी भी थी कि उसी की तरह अब रमोना भी वीर को सीरियसली लेने लगी है। और ये काफी हद तक सही भी था, क्योंकि पिछली बार वीर को अंडरस्टिमेट करके रमोना ने जो गलती की थी उसे वो इस बार दोहराना नहीं चाहती थी, और इसीलिए उसने ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग का लाइव शो करने के बजाय आर्चरी टूर्नामेंट का लाइव शो करने का डिसाइड किया। हालांकि ये बात और थी कि रमोना शेट्टी को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों वीर ने ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग के बजाय आर्चरी में पार्टिसिपेट किया। वीर की जो परफॉर्मेंस रमोना ने पिछली बार ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग मैच में देखी थी वो बहुत ही कमाल की थी, और उस हिसाब से रमोना गारंटी के साथ कह सकती थी कि वीर अगर इस साल ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता तो वो बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देता और शायद इस टूर्नामेंट को जीत भी जाता। पर इन सब के बाद भी वीर ने ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग के बजाय आर्चरी में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया। हालांकि वीर था भी आर्चरी डिपार्टमेंट से ही, पर फिर भी रमोना को वीर का यह डिसीजन समझ में नहीं आ रहा था। पर खैर अब जब वीर ने इस आर्चरी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड कर ही लिया था तो रमोना ने भी वीर के इस आर्चरी टूर्नामेंट का लाइव शो करने का डिसीजन ले लिया था। और वैसे भी इस साल फतेह अहलूवालिया ने आर्चरी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया था, और रूल्स के अकॉर्डिंग अगर फतेह अहलूवालिया आर्चरी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इस वजह से इस साल मिलिट्री एकेडमी लीग के ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग टूर्नामेंट में सेंट थॉमस ही सबसे स्ट्रांग टीम थी। वीर इस बात को पहले से ही प्रूव कर चुका था कि वो कितनी आसानी से सेंट थॉमस को हरा सकता है। तो ऐसे में इस साल वीर अगर ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करता तो वो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता, पर फिर भी उसने आर्चरी में कॉम्पीट करने का डिसीजन लिया।
जहां सेकेंड राउंड में ही उसका और उसकी टीम का मुकाबला सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी की टीम से होने वाला है। और ऐसा कुछ होना रमोना ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इसीलिए एकदम लास्ट मोमेंट में ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग का लाइव शो करने के बजाय रमोना ने आर्चरी टूर्नामेंट का लाइव शो करना चूज किया। और अब वीर और फतेह को आपस में यूं बात करता हुआ देखकर रमोना को अचानक से ऐसा लगा जैसे कि उसे कुछ ऐसा दिख गया हो जो वहां मौजूद बाकी लोगों को अब तक नहीं दिखा। मुझे लगता है कि वीर और फतेह ने पहले ही ये तय कर लिया होगा कि वो लोग आर्चरी टूर्नामेंट में साथ में कम्पीट करेंगे। आफ्टर ऑल दोनों ही इतने फेमस प्लेयर्स हैं कि कभी ना कभी तो मिले ही होंगे, तभी तो उन दोनों ने एक साथ आर्चरी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया है। अगर ये खबर बाकी सब तक पहुंच जाए तो धमाल मच जाएगा। साथ ही साथ ये खबर वीर की पॉपुलैरिटी को और ज्यादा बढ़ावा देगी, जिसकी वजह से ज्यादा लोग आर्चरी टूर्नामेंट में दिलचस्पी लेंगे। रमोना की इमेजिनेशन के घोड़े उस समय तेजी से दौड़ रहे थे और रमोना ने उन्हें रोकने का कोई एफर्ट भी नहीं किया। इनफैक्ट वो अपनी इमेजिनेशन के घोड़ों को और ज्यादा तेजी से दौड़ाने लगी। यहां तक कि रमोना ने अपने इस आर्टिकल का टाइटल भी ड्राफ्ट कर लिया था, मॉन्स्टर और एम्परर की खास मुलाकात। जितना रमोना अपने इस आर्टिकल के बारे में सोच रही थी, उतना ही वो और ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। अब तो उसे इंतजार नहीं हो रहा था अपने इस आर्टिकल को लोगों के सामने लाकर उनका रिएक्शन देखने का। और यही वजह थी कि अपने ऑफिस वापस लौटते ही रमोना ने अपने इस आर्टिकल को लिखना शुरू भी कर दिया। रमोना शेट्टी के पास वाकई में बहुत क्रिएटिविटी थी, और इस बात का एहसास उसे तब हुआ जब वो इस आर्टिकल को लिखने बैठी थी। सच तो ये था कि फतेह उस समय वेन्यू पर एक अच्छा प्लेयर होने के नाते वीर को सिर्फ हाय कह रहा था, क्योंकि उसने वीर के बारे में कबीर मदान और समर प्रताप दोनों से ही बहुत कुछ सुन रखा था। इसीलिए उसे फतेह की क्यूरियोसिटी कह लो या उसका इंटरेस्ट, वो उस इंसान से मिलना चाहता था जिसके बारे में तारीफ करते हुए समर की जबान थक नहीं रही थी। लेकिन रमोना के आर्टिकल के अकॉर्डिंगली वीर और फतेह के बीच में प्यार, नफरत, दोस्ती, दुश्मनी, हर तरह का रिश्ता था। और यही वजह थी कि इस साल उन दोनों ने उस आर्चरी टूर्नामेंट में साथ में पार्टिसिपेट किया था। अपने इस आर्टिकल को और ज्यादा रियल बनाने के लिए रमोना ने जो पिक्चर्स उसके साथ लगाई थी, उन सब के बाद कोई भी ये नहीं कह सकता था कि रमोना ने अपने आर्टिकल में जो बातें लिखी हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन है। इनफैक्ट रमोना का वो आर्टिकल देखने में बिल्कुल असली लग रहा था। अब मेरा यह आर्टिकल धमाल मचा देगा। इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद वीर की पॉपुलैरिटी तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ सभी का ध्यान भी इस आर्चरी टूर्नामेंट की तरफ आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो वीर की पॉपुलैरिटी के साथ साथ उसकी टीम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो लोग सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी के सामने और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके अलावा ये मेरे लाइव शो के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जब वीर और फतेह की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस भी मेरे शो की तरफ अट्रैक्ट होगी। आई एम श्योर मेरे इस आर्टिकल के बाद शिखर सर भी मुझसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। अब बस मुझे एक ही चीज का इंतजार है, इस आर्टिकल के पब्लिश होने का। अपनी तैयार की गई रिपोर्ट को पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक पढ़ने के बाद रमोना अपने ही काम से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड और इम्प्रेस थी, और अपने काम से खुश रमोना जल्दी से अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए निकल जाती है। और जैसा कि रमोना ने एक्सपेक्ट किया था, उसकी इस रिपोर्ट ने वाकई में धमाल मचा दिया था, क्योंकि रमोना की रिपोर्ट पढ़ने के बाद हर कोई फतेह और वीर के बीच के रिलेशनशिप को लेकर डिस्कस करने लगा था, ठीक वैसे ही जैसे रमोना चाहती थी। मैं सोच ही रहा था कि क्यों इन दोनों ने आर्चरी टूर्नामेंट में ही पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया। अब पता चला कि क्योंकि इन दोनों के बीच पहले से ही कुछ खिचड़ी पक रही थी। एग्जैक्टली मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा है इन दोनों के बीच होने वाले मैच को देखने का। मॉन्स्टर और एम्परर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। मेरे ख्याल से वीर रहेजा की ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग की आईडी भी तो एम्परर नाम से ही थी ना। मैंने वीर रहेजा का ब्लैक एंड व्हाइट कंपटीशन देखा था, उसने तो शक्ति तक को 5-0 से हराया था, जबकि फतेह अहलुवालिया शक्ति को सिर्फ 3-2 से ही हरा पाया था। इस बार का आर्चरी टूर्नामेंट मजेदार होने वाला है। एग्जैक्टली मैं तो आर्चरी टूर्नामेंट ही देखूंगा। हाँ, बहुत ही कमाल का शो होने वाला है और ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है। और इसी बीच लोगों के इस डिस्कशन के बीच में सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी ने बिना किसी सस्पेंस के अपना पहला राउंड भी बहुत आसानी से जीत लिया था। वैसे भी सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी से सबको यही उम्मीद थी, इसलिए किसी को भी इस बात से ज्यादा हैरानी नहीं हुई। लेकिन सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी से ये मैच जीतने के बाद भी उनके टीम मेंबर्स वहां स्टेडियम से गए नहीं थे, बल्कि अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स चेंज करने के बाद वो सभी वेन्यू पर वापस आकर बाकी दूसरी टीम्स के मैचेस को देखने के लिए वहीं स्टेडियम के स्टैंड्स पर आकर बैठ गए थे। इस वजह से जिन लोगों को पहले से ही लग रहा था कि फतेह और वीर के बीच में कुछ कनेक्शन है, उनका यह शक और ज्यादा यकीन में बदलना शुरू हो गया। वरना मैच जीतने के बाद भी फतेह और उसकी टीम यहाँ वेन्यू पर आकर बाकी टीम्स के मैच देखने के लिए क्यों आती? जाहिर था कि फतेह को वीर का मैच देखने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, और यही ख्याल सभी के मन में चल रहा था। रमोना
सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी के मेंबर्स को स्टेडियम के स्टैंड्स में बैठा देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। आफ्टर ऑल उसकी रिपोर्ट ने इतना ज्यादा धमाल जो मचा दिया था, और अपनी इसी रिपोर्ट को और ज्यादा सच साबित करने के लिए रमोना ने अपने कैमरे को गेम के